चलिए गुड। टीनोफोरा मतलब पूरा फिनिश हो गया था ना मैराइन फूड चेन तक, डेड एंड ऑफ मैराइन फूड चेन तक। हाँ यस सर। सर। चलिए ठीक है, तो आज मैं उसका डीपीपी फॉरवर्ड कर दूंगा, तो वो आप सॉल्व करने की कोशिश कर लेना, ठीक है ना। चलिए मैं एक बार स्क्रीन शेयर करता हूँ। ठीक है सर। तो आज हम आज हम नया फाइलम शुरू करेंगे बेटा, वेरी इंटरेस्टिंग फाइलम और वेरी एडवांस्ड फाइलम आल्सो बेटा इन मेनी एस्पेक्ट्स, ठीक है ना। और फाइलम का नाम है फाइलम प्लैटीहेल्मिन्थ्स बेटा, ठीक है ना। तो हमारा फाइलम पोरिफेरा फिनिश्ड, हमारा फाइलम सीडेंट्रेटा फिनिश्ड एंड हमारा फाइलम टीनोफोरा फिनिश्ड। एंड मेरे को 110% बेटा इतना भरोसा है अपने पढ़ाने पे और आपकी मेहनत पे कि जो भी क्वेश्चंस आप लगा रहे हो बेटा इन फाइलम्स के अंदर, या जो भी प्रीवियस ईयर में इन फाइलम्स के ऊपर क्वेश्चंस पूछे गए हैं, वो सब के सब क्वेश्चंस आपको आते होंगे, ठीक है। बिकॉज मेरे को इतना 100% गारंटी है कि जो कुछ पढ़ाया जा रहा है क्वेश्चन उसी में से आते हैं, उसके बाहर कुछ नहीं आता। तो आज हम जो फाइलम पढ़ेंगे एग्जाम के लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट फाइलम है, इसमें से रिपीटेडली क्वेश्चन आते हैं, इसको थोड़ा हमें ध्यान से समझने की कोशिश करनी है। तो फाइलम का नाम है प्लैटीहेल्मिन्थ्स बेटा, ठीक है ना। स्क्रीन पे आप क्लियरली देख सकते हैं, आपको कुछ फोटोग्राफ्स दिखाई दे रहे हैं। एंड दीज फोटोग्राफ्स जो होते हैं बेटा, ये एक प्लैटीहेल्मिन्थ के हैं, जिस प्लैटीहेल्मिन्थ को हम प्लेनेरिया बोलते हैं, ठीक है ना। इस प्लैटीहेल्मिन्थ को हम प्लेनेरिया बोलते हैं बेटा। अब पहले हम बाद में देखेंगे प्लेनेरिया क्या है कैसा, वो हम बाद में बात करेंगे। सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं बेटा, व्हाई दिस फाइलम इज कॉल्ड एज प्लैटीहेल्मिन्थ बेटा, ठीक है ना। इसको हम प्लैटीहेल्मिन्थ ही क्यों बोलते हैं, जैसे हमने समझा है पोरिफेरा को पोरिफेरा क्यों बोलते हैं, सीडेंट्रेटा को सीडेंट्रेटा क्यों बोलते हैं, टीनोफोरा को टीनोफोरा क्यों बोलते हैं, तो ऑलरेडी हम समझ चुके हैं। तो सिमिलरली हम समझने की कोशिश करेंगे इस फाइलम को जो नाम दिया गया है बेटा, प्लैटीहेल्मिन्थ नाम दिया गया है, तो इसको ये नाम क्यों दिया, बाय टू साइंटिस्ट बेटा। साइंटिस्ट का नाम है गेगनबॉर एंड क्लाउस बेटा, ठीक है। और ये एग्जाम का क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, ये प्रीवियस ईयर पेपर्स का क्वेश्चन है। प्रीवियस ईयर मतलब 2020 का नहीं, पीवाईक्यू है बेटा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ऑलरेडी एग्जाम में पूछा गया है। और याद रखेंगे टर्म प्लैटीहेल्मिन्थ जो है वो दो साइंटिस्ट ने दी है, एक का नाम है गेगनबॉर एंड दूसरे का नाम है क्लाउस। अब गेगनबॉर एंड क्लाउस के दिमाग में ऐसा क्या आया, या इन्होंने इन एनिमल्स के अंदर ऐसा क्या देखा जिसकी वजह से इसको क्या नाम पड़ा बेटा, प्लैटीहेल्मिन्थ नाम पड़ा। अगर मैं इस वर्ड को ब्रेक कर दूं, प्लैटीहेल्मिन्थ वर्ड को ब्रेक कर दूं मैं, तो प्लेटी जो होता है बेटा, प्लेटी खाली मतलब इतना वाला पोर्शन जो आप देख सकते हैं, प्लेटी, प्लेटी का मतलब होता है फ्लैट, ठीक है। प्लेटी जो है बेटा एक ग्रीक टर्म है जिसका मतलब फ्लैट होता है, इंग्लिश में इसको हम फ्लैट बोलते हैं। प्लेटी वर्ड बेटा खुद एक एनिशिएंट वर्ड है या ग्रीक वर्ड है, अगर मैं इंग्लिश में इसको ट्रांसलेट करूँ तो इसको फ्लैट बोलते हैं। एंड हेलमिंथ जो है बेटा, हेलमिंथ भी एक ग्रीक वर्ड है, इसको हम इंग्लिश में वर्म बोलते हैं। तो हेलमिंथ इज कॉल्ड एज वर्म। अगर आप दोनों को कंपेयर करेंगे तो प्लैटीहेल्मिन्थ का मतलब हो गया फ्लैट वर्म बेटा। यानी प्लैटीहेल्मिन्थ्स के अंदर जिन ऑर्गेनिजम्स को हम पढ़ेंगे, इनमें मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म, सारे नहीं बोलूंगा बेटा कि सारे ऐसे होंगे, बट मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं बेटा, मैक्सिमम जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो फ्लैट आकार के होते हैं बेटा। फ्लैट आकार से मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आप यहाँ पे डायग्राम को ध्यान से देखेंगे, ए डायग्राम को मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ, तो ये डायग्राम बेटा आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, मैंने इसको जूम कर दिया है। तो ये डायग्राम आप क्लियरली देख लीजिए, ये इस एनिमल की बॉडी का ऊपर वाला एंड है। और हमें पता है बेटा बायोलॉजी के अंदर ऊपर वाले एंड को हम क्या बोलते हैं, शायद ऑलरेडी मैं समझा चुका हूँ ये टर्मिनोलॉजी आपको बेटा, वेरी गुड बच्चा। यस सर। इसको हम डॉर्सल बोलते हैं, डॉर्सल। डॉर्सल बोलते हैं बेटा, है ना। और नीचे वाले एंड को हम क्या बोलते हैं, जो अभी मतलब आपको नीचे रेत वेंट्रल जैसी दिखाई दे रही है, वेरी गुड बेटा। तो जो इसकी बॉडी का एंड रेत के कांटेक्ट में होगा, नीचे वाला एंड होगा, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम वेंट्रल एंड बोलते हैं। दिखाई दे रहा है ना बच्चा। अब आप क्लियरली देख सकते हैं, इमेजिन कर लीजिए फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं ऐसा करूं कि इस लाइन से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं बेटा डॉर्सल एंड, ठीक है ना। और रेड वाली लाइन, अगर आपको रेड नहीं दिखाई देता हम अलग कलर यूज करते हैं, ग्रीन में यूज कर रहा हूँ बेटा। एंड ग्रीन कलर से बेटा आपको कौन सा एंड दिखाई दे रहा है, वेंट्रल एंड दिखाई दे रहा है। तो मेरे को ध्यान से देख के बताइए, वेंट्रल एंड एंड डॉर्सल एंड में बेटा कितना गैप है, मैक्सिमम गैप है कि मिनिमम गैप है, ध्यान से देख के मिनिमम बताइए। मिनिमम गिव सर। मिनिमम मतलब ये वाला गैप दिखाई दे रहा है बेटा, मिनिमम गैप है। तो मैं ऐसा बता सकता हूँ ना कि इन एनिमल्स के अंदर जो डॉर्सल एंड और जो वेंट्रल एंड होता है वो आपस में बहुत नजदीक नजदीक होता है। बता सकते हैं कि नहीं बता सकते, यस सर। हाँ सर बता जरूर। जी सकते हैं। सर। और आप में से कोई बोलेगा सर कितने नजदीक होते हैं, इतने नजदीक होते हैं बेटा कि आपको ऐसा लगेगा कि जैसे वो दो एंड्स आपस में फ्यूज्ड है बेटा, दे आर फ्यूज टुगेदर।
मतलब ये एनिमल्स इतने पतले हैं, ठीक है ना, कि इनका पेट मतलब आगे वाला एंड और इनकी पीठ मतलब पीछे वाला एंड बेटा आपस में अंदर से क्या होते हैं, जैसे चिपक रहे होते हैं बेटा, जैसे आपस में फ्यूज्ड होते हैं. So because their dorsal and ventral end are very closely fused together बेटा, are very near to each other, इस वजह से ये पूरे एनिमल कैसे दिखाई देंगे, ये पत्ते के समान दिखाई दे. पत्ता मतलब लीफ के समान दिखाई देंगे. अगर आप लीफ को हाथ में पकड़ेंगे ना, इंशाल्लाह बॉटनी में बॉटनी में जो भी टीचर आपको पढ़ाएगा, जब आप लीफ के एनाटॉमी पढ़ोगे ना, तो एनाटॉमी आप लीफ के अंदर पढ़ोगे बेटा, लीफ का भी एक ऊपर वाला हिस्सा होता है, एक नीचे वाला हिस्सा होता है. बट जब हम उसको हाथ में पकड़ते हैं बेटा, क्या हम बता सकते हैं कि ऊपर वाला हिस्सा कौन सा है, नीचे वाला हिस्सा कौन सा है, अगर उसमें कलर का डिफरेंस नहीं होगा? हम नहीं बता सकते बेटा. अब हमको कैसे पता चलता है कि ये ऊपर वाला हिस्सा है, ये नीचे वाला? ऊपर वाला ज्यादा ग्रीनर होता है, नीचे वाला हल्का ग्रीन होता है. बट इमेजिन कर लो, अगर मैं दोनों एंड्स को सेम कलर कर दूं, तो वो मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए पहचानना कि अपर एंड कौन सा है, लोअर एंड कौन सा है. सेम इन एनिमल्स के अंदर भी देखने को मिलता है बेटा, कि ये एनिमल्स इतने टाइटली पैक्ड होते हैं, ये एनिमल का डोर्सल एंड वेंट्रल एंड बेटा आपस में इतना क्लोज होता है कि ये फ्लैट आकार के दिखते हैं. आप समझ रहे हैं, फ्लैट मतलब लीफ के समान दिखते हैं बेटा, फ्लैट आकार के दिखते हैं. इस वजह से बेटा इन एनिमल्स को क्या बोलते हैं हम? इनको हम फ्लैट एनिमल्स बोलते हैं या फ्लैट वर्म्स बोलते हैं. वर्म क्यों बेटा? बिकॉज ये वर्म के समान होते हैं बेटा. वर्म मतलब लंबे होते हैं, इलांगेटेड होते हैं, वर्म के प्रकार के होते हैं. दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज फ्लैट वर्म्स बेटा. और फ्लैट वर्म फाइलम जो है बेटा, इनके एनिमल्स जो होते हैं, इनके मेंबर्स जो होते हैं, इनको हम बायोलॉजी में लिखते हैं बेटा, दे आर डॉर्सो वेंट्रली. ठीक है, ये टर्म याद रखना, डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेनेड. मतलब क्या है इसका? जल्दी जल्दी बताइए, अभी मैंने समझा दिया. टॉप टू बुक्स में बॉटम फ्लैटेन सर. वेरी गुड बच्चा. मतलब इनका डॉर्सल एंड एंड इनका वेंट्रल एंड जो है बेटा, वो आपस में क्या है? वो आपस में नजदीक है, फ्यूज्ड है बेटा, और फ्लैट आकार का है. इसलिए दे आर कॉल्ड एज डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेनेड एनिमल्स बेटा. ये समझ आई बात कि नहीं समझ आया? और यही रीजन है इनको फ्लैट वर्म्स भी बोलते हैं. ये समझ आया बच्चा कि नहीं समझ आया? हाँ यस सर. सर. अब जी सर. इनके देखो सारे मेंबर देख ले, ये भी फ्लैट दिख रहा है, ये भी फ्लैट दिख रहा है, ये भी फ्लैट दिख रहा है, और ये भी फ्लैट दिख रहा है. दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज फ्लैट वर्म्स. बट इनके सारे मेंबर फ्लैट नहीं होते हैं. मैक्सिमम मेंबर्स आर फ्लैट बेटा, मोस्ट ऑफ द मेंबर्स आर फ्लैट, बट ऑल आर नॉट फ्लैट बेटा. अब आप बोलेंगे सर आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं ऑल आर नॉट फ्लैट? उसके लिए आप ये और एक डायग्राम देख लीजिए बच्चा. तो ये भी क्या है बेटा? दिस इज ऑल्सो फ्लैट वर्म. ठीक है, ये भी एक फ्लैट वर्म ही है. लेकिन मेरे को बताओ बेटा, क्या आपको ये फ्लैट दिखाई दे रही है? डॉर्सोवेंट्रली फ्लैटेनेड दिखाई दे रही है? नो सर. नहीं दिखाई दे रहा है बेटा. नो सर. तो नहीं ये सर. लंबी है ना, लंबी है, लंबी है बेटा, और सिलेंड्रिकल दिख, मतलब हल्की सी गोल आकार की दिख रही है बेटा. तो ये जो पैटर्न है ना, इसको हम रिबन लाइक पैटर्न बोलते हैं बेटा. रिबन के समान होते हैं, मतलब लंबे होते हैं एंड रिबन लाइक होते हैं. या तो ये लीफ लाइक होंगे, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, दिस इज लीफ लाइक बेटा, ये डॉर्सोवेंट्रली फ्लैटेनेड है. या तो रिबन लाइक होंगे. बट याद रखने की मोस्ट मेंबर्स कैसे होते हैं? मोस्ट मेंबर बेटा ऐसे होते हैं, डॉर्सोवेंट्रली फ्लैटेनेड होते हैं. ये क्लियर हो गया बच्चा? दिस इज क्लियर. हाँ सर. यस चलिए, सर. दूसरी चीज आप याद रखेंगे. दूसरी चीज आप इंपॉर्टेंट याद रखेंगे. तो पहली चीज आपने याद रखी कि किसने इनको फ्लैट वर्म बोला. तो आपने याद रखे दो साइंटिस्ट, गैगन-बोर एंड यस. क्लाउस बेटा. फिर आपने सेकंड चीज याद रखी, क्यों इनको फ्लैट वर्म बोला. तो आपने याद रखा बिकॉज इनकी बॉडी जो होती है बेटा, उसका डॉर्सल एंड वेंट्रल एंड आपस में बहुत नजदीक होता है. मतलब ऐसे आप समझ सकते हैं, अगर मैं यहाँ पे इसको दिखा दूं, तो मान लीजिए ये एनिमल है बेटा, तो ये इसका डॉर्सल एंड है, ठीक है ना, और ये इसका वेंट्रल एंड है बेटा. तो इसका डॉर्सल एंड वेंट्रल एंड के बीच में गैप जो होता है बहुत कम होता है, इसलिए इनको डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेनेड एनिमल्स बोलते हैं. क्लियर है ना बच्चा? और दो आकार कॉमनली देखने को मिलते हैं, या तो लीफ के समान होंगे या तो रिबन के समान होंगे. ठीक है ना? तो बट ऑल आर नॉट डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेनेड. इसको भी थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा. नेक्स्ट चीज, अगर आप ये पिक्चर यहाँ पे देख रहे हैं बेटा, हमें हमेशा आपको पिक्चर पहले दिखाता हूँ, बिकॉज पिक्चर से बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाती है. तो पिक्चर में आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है बेटा, ये भी रेत के ऊपर चल रहा है, ये भी जैसे रेत ही है बेटा, कुछ ऐसा उसके ऊपर चल रहा है. ये भी किसी और चीज मतलब रेत के समान ही किसी मटेरियल पे चल रहा है, और सेम यहाँ पे भी हो रहा है. मतलब ये है बच्चा कि जो प्लेटेहेल्मिंथ के मेंबर होते हैं, ये अकेले भी रह सकते हैं, इंडिपेंडेंटली भी रह सकते हैं बेटा, या मैं बोल सकता हूँ फ्री लिविंग फॉर्म में रह सकते हैं. फ्री लिविंग का मतलब होता है ये अपना खाना खुद ढूंढेंगे बेटा, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, किसी की बॉडी को डैमेज नहीं करेंगे, अपना खाना बेटा खुद प्रोवाइड, खुद प्रिपेयर करेंगे. या खुद प्रिपेयर करने का मतलब खुद ढूंढेंगे बेटा. ठीक, कैसे ढूंढेंगे, क्या करेंगे वो अलग बात है, बट दे विल नॉट हार्म अनदर एनिमल
फॉर टेकिंग फूड और न्यूट्रिशन बेटा। तो मतलब आपको फ्री लिविंग फॉर्म देखने को मिलती है किसके अंदर बेटा, प्लेटिहेल्मिन्थ्स के अंदर। बट मोस्ट ऑफ द प्लेटिहेल्मिन्थ्स जो होती है बेटा, मैक्सिमम प्लेटिहेल्मिन्थ्स जो होती है, ये एंडोपैरासाइट्स होती है। ये एग्जाम का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ये एंडोपैरासाइट्स होती है। सम मेंबर्स आर फ्री लिविंग, जैसे प्लेनेरिया फ्री लिविंग है, जैसे आप ये देख लीजिए, ये प्लेनेरिया बेटा, ये फ्री लिविंग फॉर्म है इसका। बट इसके मोस्ट ऑफ द मेंबर जो होते हैं, मैक्सिमम मेंबर जो होते हैं, वो एंडोपैरासाइट्स होते हैं बेटा, ये भी याद रख लेना, एंडोपैरासाइट्स होते हैं। अब ये एंडोपैरासाइट का मतलब क्या होता है, सबसे पहले समझ लीजिए पैरासाइट का मतलब क्या होता है। पैरासाइट का मतलब क्या होता है, मैं आपको इसका एक सिंपल एग्जांपल दूंगा, ठीक है ना। अच्छा मेरे को ये बताइए कि आपको अगर बुक लानी है, ठीक है ना, मान लो फॉर एग्जांपल बेटा आपको कल एक बायो की बुक खरीदनी है मार्केट से, तो बायो की बुक खरीदने के लिए आप पैसा किससे लेंगे? सर पापा से, मम्मी से। है ना। आपको शाम को पेरेंट्स मान से लो सर। फॉर एग्जांपल, आपको शाम को मान लो बेटा मन कर रहा है कि आज चिकन खाना है, या आज कोई कोल्ड ड्रिंक पीना है, या मतलब कहीं पे घूमने जाना है, बताओ पैसा किससे लोगे? पापा या मम्मी से। है ना। आपको खाना खाना है बेटा, तो खाना कौन प्रोवाइड करेगा? सर मम्मी और पापा सर। पेरेंट्स सर। है ना। अब मेरे को बताओ बेटा, बदले में आप पेरेंट को क्या दे रहे हो? कुछ नहीं सर। सोच के इस बात को ध्यान से सोचो और मेरे को बताओ, बदले में आप पेरेंट को क्या दे रहे हो बेटा? सर कुछ नहीं सर। अब ध्यान से सुन लेना मेरी बात को। इमेजिन कर लो बेटा कि आपके जैसा कोई एनिमल है, आप भी एनिमल ही है माशाल्लाह, ठीक है ना। बट इमेजिन कर लीजिए बेटा, आपके बदले किसी एनिमल की मैं बात कर रहा हूँ, और वो एनिमल ऐसा है, ठीक है ना, जो किसी दूसरे एनिमल से पैसा ले रहा है, खाना ले रहा है, उसके घर में रह रहा है, उसके कपड़े पहन रहा है, और बदले में कुछ प्रोवाइड नहीं कर रहा है बेटा। मतलब इन शॉर्ट अगर मैं बता दूं, आप उस एनिमल का नुकसान कर रहे हो, आप उसके पैसे भी उड़ा रहे हो, उसके पैसे के कपड़े भी उड़ा रहे हो, उसके पैसे का खाना भी उड़ा रहे हो, उसके घर में फालतू में रह भी रहे हो फ्री में बेटा, बट उसको बदले में कुछ प्लस पॉइंट या कुछ पॉजिटिव प्रोवाइड नहीं कर रहे हो, तो आपको मैं एक पैरासाइट बोल सकता हूँ बेटा, आपको मैं एक पैरासाइट बोल सकता हूँ। मतलब ये हुआ कि पैरासाइट्स ऐसे एनिमल्स होते हैं बेटा विच लिव ऑन द बॉडी ऑफ अदर एनिमल्स, मतलब किसी एनिमल की बॉडी के ऊपर रह सकते हैं या किसी एनिमल की बॉडी के अंदर रह सकते हैं बेटा। दे कैन लिव ऑन द बॉडी और इनसाइड द बॉडी, बट जहां पे भी वो रहेंगे ना, वो हमेशा अपना फायदा करेंगे। अपना फायदा मतलब बेटा अपना न्यूट्रिशन लेंगे, अपना जगह ले लेंगे जहां पे वो रह रहे हैं, बट जिस एनिमल के ऊपर या जिस एनिमल के अंदर वो रह रहे हैं ना, उसका नुकसान करेंगे बेटा। सच एनिमल्स आर कॉल्ड एज पैरासाइट्स बेटा, ऐसे एनिमल्स को हम पैरासाइट्स बोलते हैं। बात समझ आ रही है मेरी? पैरासाइट क्लियर हो गया सभी को? ठीक है हाँ सर। क्लियर। है ना। अब मेरे को आप बताओ बेटा, आपकी औकात अभी क्या है? अगर आप अपने आप को देखोगे ना ध्यान से, जो आप सुबह तेल वेल लगा के निकलते हो, जेल लगा के निकलते हो, बाइक को बेटा बूम बूम करके सड़क पे घुमा के निकल जाते हो, हवा उड़ाते निकल जाते हो, और क्लास में फालतू की फेंकते रहते हो बेटा, इधर की उधर की पता नहीं कहाँ कहाँ की, तो आपकी अगर आप देखोगे ना इस टाइम पे बेटा, आपकी औकात कुछ नहीं है। यू आर जस्ट पैरासाइट्स इन योर फैमिली बेटा, यू आर जस्ट पैरासाइट्स इन योर होम। ये मैं किसी को मतलब नेगेटिव वे में नहीं बोल रहा हूँ, ये मैं एक पॉजिटिव वे में बोल रहा हूँ बेटा, बिकॉज हम अपने आप को इस एज में पता नहीं क्या समझते हैं। ठीक है, मैं भी इस एज से गुजरा हूँ, मैं भी पता नहीं खुद को क्या समझता था, बट जब आप इंशाल्लाह बड़े हो जाओगे ना, आप रियलाइज करोगे कि इस एज में आपकी औकात जो थी ना, वो जस्ट एक पैरासाइट की थी। बट इस पैरासाइट को भी बेटा पूरा सपोर्ट, पूरा मौका, पूरा पैसा, पूरा खाना, पूरा पहनने का जो मटेरियल प्रोवाइड कर रहा है ना, विदाउट एनी, मैं बोल सकता हूँ बेटा लालच, बिना किसी लालच के, कौन सपोर्ट करते हैं बेटा? आपके पेरेंट्स सपोर्ट करते हैं। आपके पेरेंट्स को पता है बेटा कि ये बच्चा मेरे को कल कुछ देने वाला नहीं है, बिकॉज आप कल डॉक्टर बनोगे, क्या गारंटी है बेटा आप अपने माँ बाप के साथ रहोगे कि नहीं रहोगे, आप उनको पैसे प्रोवाइड करोगे कि नहीं करोगे। कल आप इंजीनियर बन गए तो आपको कौन, आपके पेरेंट को कौन गारंटी लिख के दे सकता है? कल आपका बच्चा इंजीनियर बनेगा, फिर 5 साल बाद ही बेटा आपको सोने के मतलब खजाने दिखाएगा, बड़े बड़े मकान दिखाई देगा, बड़ी बड़ी गाड़ी दिखाई देगी, दिन रात आपके पीछे नौकर घूमेंगे। उन बेचारों को तो 0% गारंटी भी नहीं है कि आप कुछ करोगे कि नहीं करोगे, बट स्टिल दे हैव अ ट्रस्ट ऑन यू बेटा, वो आप पे ट्रस्ट करते हैं। आप पैरासाइट हो, उनको पता है कि आप उनको नुकसान कर रहे हो, बट फिर भी उनको कहीं ना कहीं उम्मीद है बेटा कि शायद ये पैरासाइट कल एक अच्छा जानवर बन सकता है, ये कल एक फेथफुल जानवर बन सकता है बेटा, आप समझ रहे ना। तो वो आप पे कंटिन्यूअसली स्पेंड पैसा करते रहते हैं, आपके ऊपर मेहनत करते रहते हैं।
तो आपका फर्ज बनता है, बिकॉज मैं ये नहीं बोलूंगा कि कल से आप मजदूरी पे निकल जाओ, सुबह सवेरे बेटा टिफिन उठा के आप मतलब मजदूरी करने निकलो, शाम को घर वालों को पैसा ला के दे दो। आई एम नॉट सेइंग दैट। मैं ये बता रहा हूँ इस टाइम पे, कहने की ये बात है बेटा कि अगर आप अभी एक पैरासाइट हो ना, आप एक अच्छे पैरासाइट बनो। ठीक है, अच्छे पैरासाइट मेरा कहने का मतलब है कि अगर आपको लग रहा है कि आपका खर्चा 10 रुपए है, तो पेरेंट्स से खाली 10 रुपए खर्चा करवाओ, 100 करवाने की जरूरत नहीं है। बिकॉज आपके पेरेंट वो 100 कहाँ से लाएंगे वो आपको भी नहीं पता है बेटा। अगर आपको लग रहा है कि मेरी खाली एक बुक से मेरा काम होने वाला है, तो 10 बुक खरीदने की जरूरत नहीं है बेटा। अगर आपको लग रहा है कि एक इंस्टीट्यूट में मेरा सब कुछ हो रहा है, सही से पढ़ाई हो रही है, तो आपको 10 जगह पे दौड़ने की जरूरत नहीं है बेटा। सो बी अ गुड पैरासाइट इन योर फैमिली एंड कोशिश करो कि ये टैग हमेशा आपके साथ ना रहे। ठीक है ना, पैरासाइट का टैग हमेशा ना रहे। आप कल एक प्रोवाइडर बन जाओ, आप कल एक प्रोड्यूसर बन जाओ फैमिली के लिए, और आपकी फैमिली आप पे नाज करे कि हमारा बच्चा आजकल हमारा घर चला रहा है, हमारी फैमिली को चला रहा है। सो बी लाइक दैट बेटा। तो मैं वापस आता हूँ, तो ये तो हम कभी इंशाल्लाह अलग से बात करेंगे, वापस टॉपिक पे आता हूँ। तो पैरासाइट आई होप सभी को समझ आ गया बच्चा, ठीक है ना। अब जी सर। पैरासाइट्स दो प्रकार के होते हैं, मैंने अभी आपको बोला बेटा, या तो बॉडी के ऊपर रहेंगे या तो बॉडी के या तो अंदर अंदर। रहेंगे, है ना। अगर पैरासाइट बॉडी के ऊपर रह रहा है, सच पैरासाइट्स आर कॉल्ड एज एक्टोपैरासाइट्स बेटा, इनको हम एक्टोपैरासाइट्स बोलते हैं, ठीक है ना। अगर पैरासाइट बॉडी के अंदर रह रहा है, सच पैरासाइट्स आर कॉल्ड एज एंडोपैरासाइट्स बेटा। समझ आएगा एक्टोपैरासाइट एंड एंडोपैरासाइट क्या होता है? दिस इज क्लियर? यस सर। यस सर। अब मैं अभी आपको बता रहा था कि हमारे प्लेट हेलमेंट्स क्या है, दे आर एक्टोपैरासाइट्स और दे आर एंडोपैरासाइट्स। एंडोपैरासाइट। एंडोपैरासाइट सर। एंड मतलब कहाँ रहेंगे, एनिमल की बॉडी के ऊपर या एनिमल की बॉडी के अंदर अंदर? सर। वेरी अंदर सर। और ये इतने खतरनाक पैरासाइट्स है बेटा कि एवोल्यूशन में जब इंसान का फॉर्मेशन हुआ, जब इंसान बना, जब एनिमल्स बने, जब डोमेस्टिक एनिमल्स बने, ये इतने खतरनाक पैरासाइट्स है बेटा कि पहले तो ये फ्री लिविंग थे, पहले तो ये बेटा अपना अपना काम कर रहे थे, लेकिन जब इन्होंने देखा कि अरे मोटा ताजा इंसान बन गया, अच्छा खासा इंसान बन गया, तो इन्होंने क्या किया बेटा, इन्होंने अपने आप को मॉडिफाई किया एवोल्यूशन के दौरान। और कहाँ पे आ गए बेटा, इंसान की बॉडी के अंदर आ गए, ह्यूमन बॉडी के अंदर आ गए, एनिमल बॉडी के अंदर आ गए। और उसके बाद बेटा अभी तक कैसे रहने लगे, एज एंडोपैरासाइट्स रहने लगे बेटा। तो मतलब ये है बेटा कि these parasites are nowadays also found inside the body of humans बेटा। ये हमारी बॉडी के अंदर भी देखने को मिलेंगे आपको। अगर आप पॉक खा रहे हैं तो आपकी बॉडी के अंदर है ये, अगर आप बीफ खा रहे हैं बेटा आपकी बॉडी के अंदर है ये, अगर आप डॉग मीट खा रहे हैं बेटा तो आपकी बॉडी के अंदर है ये। तो हम आगे उनकी बात करेंगे। अगर आप गंदे पानी से, ठीक है ना, नॉट अनपोल्यूटेड, पोल्यूटेड वाटर से बेटा अपना मुंह धो रहे हैं, कहीं पे जाके हम करते हैं ना ऐसे नॉर्मल नलके से भी मुंह धो के आ जाते हैं बेटा, तो मतलब आपकी बॉडी के अंदर ये पैरासाइट्स हो सकते हैं। हम देखेंगे आगे जाके कौन कौन से पैरासाइट है, बट याद रखना है कि प्लेट हेलमेंथ के मेंबर जो होते हैं बेटा, दे आर मोस्टली एंडोपैरासाइट, और इतने खतरनाक पैरासाइट्स है कि दे आर नाउअडेज आल्सो फाउंड इनसाइड द बॉडी ऑफ ह्यूमंस आल्सो बच्चा। याद रहेगा ये, याद रहेगा बच्चा। हाँ अब सर। Yes, मेरे sir. कुछ क्वेश्चंस है जो मैं आपसे करूंगा, और आई होप बेटा आप सब इसका आंसर करेंगे, ठीक है। आप मेरे को हर टाइम बेटा मेरे को आप दुखी कर देते हैं, बट मेरे को लग रहा है थर्सडे है, दिन अच्छा है बेटा, तो शायद आप आज अच्छे अच्छे आंसर मेरे को प्रोवाइड करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन रैंडमली कोई भी इसका आंसर कर सकता है, ठीक है ना, बट एक क्वेश्चन का आंसर एक ही बच्चा 2 बार से ज्यादा नहीं करेगा, बिकॉज मैं बाकियों को भी देखना चाहता हूँ कि बाकी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो सीपीएसपी वाले कैमरा ऑन करके रख दो ताकि मेरे को दिखाई दे, बिकॉज मोस्ट ऑफ द बच्चे मेरे को आज क्लास में दिखाई दे रहे हैं। तो मेरे को सबसे पहला क्वेश्चन का आंसर बताएंगे, कोई भी बता सकता है कि प्लेटिहेल्मेंट्स के अंदर बेटा बॉडी प्लान कैसा होता है, सेल एग्रीगेट, ट्यूब, विद इन ट्यूब, और ब्लाइंड सेक? Blind sec. ब्लाइंड सेक सर। वेरी गुड बच्चा, ब्लाइंड सेक बॉडी प्लान है ना, ये मेरे को बताने की जरूरत नहीं है ब्लाइंड सेक क्या होता है, वो ऑलरेडी आपको पता है। ब्लाइंड सेक का मतलब हुआ बेटा फिर इनका डाइजेस्टिव ट्रैक्ट इनकम्प्लीट होगा कि कंप्लीट होगा? Incomplete. इनकम्प्लीट। इनकम्प्लीट सर। बताओ बेटा, इनमें माउथ एंड एनस दोनों प्रेजेंट होंगे कि खाली एक ओपनिंग होगी? खाली एक ओपनिंग सर। एक ओपनिंग सर। वेरी गुड बच्चा, ग्रेट। चलो सेकंड क्वेश्चन, अब आप सबके लिए सेकंड क्वेश्चन कोई भी आंसर कर देना आप में से, ठीक है ना। मेरे को बताए प्लेट हेलमेंट जो है बेटा, ये सूडो सिलोमेट है, ए सिलोमेट है कि ट्रू सिलोमेट? एस एलिमेंट। ए सिलोमेट बेटा, वेरी गुड। सूडो सिलोमेट ऑलरेडी बता चुका हूँ, एक है, उसके ऊपर जितने भी है दे आर ऑल ए सिलोमेट्स बेटा। एस क्लियर है ना, एलिमेंट। तो ये ऑलरेडी आपको पता है, यस सर। दोबारा से मेरे को बताने की जरूरत नहीं है। थर्ड, मेरे को बताइए
कि प्लेट हेलमेंट जो है इनके अंदर टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है कि ऑर्गन सिस्टम है? Organ level. ऑर्गन लेवल। लेकिन मैंने उस दिन बोला है एग्जाम में क्वेश्चन पे आंसर के ऊपर ध्यान देना है बेटा, आंसर कैसा दिया हुआ, ठीक है? वेरी गुड बच्चा। चलिए डिप्लोब्लास्टिक Yes. और ट्रिप्लोब्लास्टिक। Diploblastic, sir. रेडियल बार बायलेटरल। Bilateral, sir. अब देखो इधर, आप ध्यान से मेरी बात सुन लेना। अभी तक जितने भी फाइलम आपने पढ़े बेटा, ठीक है ना, सारे फाइलम जो जो हम अभी तक खत्म कर चुके हैं, दे आर ऑल डिप्लोब्लास्टिक, है ना? सो दैट मींस बेटा एनिमल किंगडम के अंदर फर्स्ट फाइलम है जो बेटा जो ट्रिप्लोब्लास्टिक नेचर का है, वो कौन सा है? Platyhelminth. ये Eighth element, क्वेश्चन sir. एग्जाम में पूछा जाता है। द फर्स्ट ट्रिप्लोब्लास्टिक फाइलम इन द एनिमल किंगडम इज, तो क्या आएगा? प्लेटीहेल्मिन्थ आएगा बेटा। समझ गए ना? वेरी गुड। चलिए Yes, sir. अभी तक जितने भी फाइलम पढ़ चुके हो बेटा, हर जगह पे सिमेट्री क्या देखी आपने? बायरेडियल देखी है, शॉर्ट में रेडियल सिमेट्री देखी। तो बताइए बेटा, द फर्स्ट फाइलम और द फर्स्ट एनिमल्स which are bilaterally symmetrical are Platyhelminth. platyhelminths beta. The first phylum with organ level of, or the only phylum with organ level of organization is Platyhelminth. platyhelminths. क्लियर हो गया ना? तो ये चीजें ऑलरेडी आपको Yes. पता है, तो इनको दोबारा से हाईलाइट करने की जरूरत नहीं है। हम बाकी चीजों पे आते हैं जो आपको पता नहीं है। अच्छा, मैं आपको एक और एक पिक्चर, वेरी गुड बच्चा, आज खुश हो गया मैं, गुड, ठीक है ना? अब इधर देख लीजिए, मैं आपको और एक पिक्चर दिखाना चाहता हूँ। इस पिक्चर पे आप थोड़ा फोकस कर देना, ठीक है ना? इस पिक्चर पे फोकस कर दीजिए आप। मेरे को बताओ बच्चा कि इस पिक्चर में, अच्छा जितने भी अभी तक हमने एनिमल पढ़े बेटा, पोरिफेरा पढ़ा, सीलेंट्रेटा पढ़ा, टीनोफोरा पढ़ा, क्या हमने बेटा किसी भी फाइलम के अंदर अभी तक ऐसा हेड के समान स्ट्रक्चर देखा? No, sir. नहीं, sir. क्लियर है ना? बट यहाँ पे ऑल्दो दिस इज नॉट कंप्लीट हेड, ऑल्दो दिस इज नॉट हाईली एडवांस्ड हेड, बट हेड बनने के आपको दिख रहा है ना बेटा, यहाँ पे हेड जैसा कुछ दिखा है। अगर मैं आपको बताता हाँ, भी सर. नहीं, अगर मैं आपको बताता भी नहीं ना, फिर भी आपके दिमाग में ऑटोमेटिकली बेटा ऐसा आइडिया आ जाता है कि यहाँ पे कुछ हेड के समान स्ट्रक्चर है कि नहीं? ठीक है ना बच्चा? तो मतलब ये हुआ बच्चा, अगर आपको याद है बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में आपको पढ़ा चुका था कि जिसकी बॉडी के ऊपर हेड है उसको हम क्या बोलते हैं? Cephalized. वेरी गुड बच्चा, उसे हम सिफेलाइज्ड बोलते हैं। जिसके ऊपर नहीं है उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? Non-cephalized. Non-cephalized. एंड प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं बेटा? Cephalization. Cephalized, sir. सिफेल। तो बताइए जल्दी जल्दी इस डायग्राम को देख के कि प्लेटीहेल्मिन्थ जो है बेटा, ये सिफेलाइज्ड है कि नॉन सिफेलाइज्ड है? Cephalized. Cephalized. तीन इंपॉर्टेंट चीजें याद रखनी है। पहला फाइलम जिसमें सिफेलाइजेशन देखने को मिला, प्लेटीहेल्मिन्थ। पहला फाइलम जिसके अंदर बायलैटरल सिमेट्री देखने को मिली, प्लेटीहेल्मिन्थ। पहला फाइलम जिसके अंदर आपको बेटा एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी दैट इज ट्रिप्लोब्लास्टिक नेचर देखने को मिला, अगेन कौन है बेटा? प्लेटीहेल्मिन्थ ही है। समझ आया ना बच्चा कि नहीं समझ आया? हाँ, सर. है ना? अब अगर आपको याद हो, मैंने आपको बताया हेड किस चीज को बोलते हैं, किसे हम हेड बोलते हैं बेटा? शाबाश, हेड किस चीज? सेंसरी ऑर्गन का सारे एक स्पेसिफिक जगह होता है सर। वेरी गुड बच्चा, ऐसा एरिया, ऐसा जगह जहां पे मोस्ट ऑफ द सेंस ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना? दैट पर्टिकुलर प्लेस इज कॉल्ड एज हेड बेटा। हाँ, सर. अब आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं, एक सेंस ऑर्गन है यहाँ पे आई स्पॉट जो लाइट को डिटेक्ट करेगा, दूसरा सेंस ऑर्गन है यहाँ पे बेटा ऑरिकल्स जो साउंड या वाइब्रेशंस को डिटेक्ट करेगा, या कभी कभी ये स्मेल को भी डिटेक्ट कर सकता है, कीमोरिसेप्टर का भी काम कर सकता है। तो मतलब इन शॉर्ट कहने की बात ये है कि पहला फाइलम बेटा जिसमें हेड का फॉर्मेशन हुआ, और हेड के फॉर्मेशन के साथ साथ बेटा सेंस ऑर्गन्स का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है ना? सेंस ऑर्गन्स यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे, दैट वेरी फाइलम इज कॉल्ड एज प्लेटीहेल्मिन्थ बेटा। और दो सेंस ऑर्गन्स बहुत कॉमनली एग्जाम में पूछे जाते हैं, आइस, ऑल्दो दे आर नॉट आइज बेटा, ये आंखें नहीं है, बट यहाँ पे इन्होंने आंख जैसा बनाया है, दे आर नॉट आइज, दे आर जस्ट आई स्पॉट्स। यहाँ पे कुछ फोटो रिसेप्टर होंगे बेटा, फोटो रिसेप्टर होंगे जो किसको डिटेक्ट करेंगे? लाइट को डिटेक्ट करेंगे। और यहाँ पे कीमो रिसेप्टर्स होंगे बेटा जो किसको डिटेक्ट करेंगे? केमिकल्स को डिटेक्ट करेंगे। समझ आया ना? तो यानी शुरुआत सिफेलाइजेशन की, बिगिनिंग ऑफ सिफेलाइजेशन जो है बेटा, वो कहाँ से शुरू हुआ है? वो प्लेटीहेल्मिन्थ से शुरू हुआ है। Platyhelminth, sir. क्लियर हो गया बच्चा दिस मच? Yes, sir. हाँ, चलो सर. अब और एक चीज याद रखेंगे आप, हमने सेगमेंटेशन पढ़ा था, याद है ना सभी को? सेगमेंटेशन मैंने पढ़ाया था आपको, मैंने बोला जी था सर। सीरियल रेपिटेशन होता है ऑर्गन्स का बेटा, अगर आपको अच्छे से याद हो, जिसको हम सीरियल होमोलॉजी भी बोलते थे, सीरियल
लॉजी का भी नाम दिया था हमने इसको, ठीक है ना। अब प्लेट हेलमेट के बारे में आपको याद रखना है कि यहाँ पे जो मेंबर होंगे, ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग मेंबर्स होंगे, बट यहाँ पे जो मेंबर्स होते हैं ना उनकी बॉडी अनसेगमेंटेड होती है, ठीक है ना, अनसेगमेंटेड होती, मतलब सेगमेंटेशन देखने को नहीं मिलेगा, आप समझ रहे हैं ना। बट कुछ एनिमल्स ऐसे मिलेंगे यहाँ पे बेटा जहाँ पे सेगमेंटेशन प्रेजेंट होगा। समझ, इसको पहले समझना इस पॉइंट को। मतलब मान लीजिए फॉर एग्जांपल प्लेट हेलमेट के टोटल 100 मेंबर है, ठीक है, 100 मेंबर है प्लेट हेलमेट के, तो 100 में से बेटा आपको लगभग 90 मेंबर ऐसे मिलेंगे जिनका सेगमेंटेशन नहीं है, बट 10 मेंबर ऐसे मिलेंगे जिनका सेगमेंटेशन है। तो हमें मतलब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, एग्जाम्पल याद रखना पड़ेगा कि किस में सेगमेंटेशन है और किस में सेगमेंटेशन नहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल बेटा अगर मैं आपको बोलूं किस में सेगमेंटेशन नहीं है, तो एग्जाम्पल आएगा प्लेनेरिया एंड फैसिकोला। लिखने की जरूरत नहीं है, आगे नोट्स हम पढ़ेंगे बेटा। प्लेनेरिया एंड फैसिकोला के अंदर सेगमेंटेशन देखने को नहीं मिलता है, दे आर अनसेगमेंटेड बेटा। लेकिन जब आप टीनिया की बात करेंगे बेटा, जैसे फॉर एग्जाम्पल टीनिया सोलियम, ठीक है ना, टीनिया सैगिनेटा बेटा, टीनिया सैगिनेटा, तो ये शॉर्ट में इसको टीनिया बोलते हैं बेटा। तो इनके अंदर आपको क्या देखने को मिलता है, सेगमेंटेशन देखने को मिलता है बेटा। लेकिन सेगमेंटेशन जो यहाँ पे होता है ना, दैट इज नॉट ट्रू सेगमेंटेशन, वो फॉल्स सेगमेंटेशन होती है। यहाँ पे आप इस पिक्चर को ध्यान से देख लीजिए। मान लीजिए ये एनिमल ए है और ये एनिमल बी है, तो मेरे को बेटा बिना नाम बताए, बिना मतलब गेस किए बेटा किसका नाम क्या है, मेरे को बता ए एंड बी में से आपको किसकी बॉडी सेगमेंटेड दिखाई दे रही है। बी सर। क्लियर दिखाई दे रहा है ना। ए में बेटा बिल्कुल सेगमेंटेशन नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन बी में आप देख सकते हो, ये देख लीजिए, कट 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 कट, मतलब सेगमेंटेशन दिखाई दे रहा है। ये ए जो है ना, इसको हम फैसिकोला बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एज फैसिकोला। लिवर फ्लूक इसको कॉमनली बोला जाता है। तो ये अनसेगमेंटेड है बेटा, यहाँ पे भी आप देख सकते, दिस इज अनसेगमेंटेड। लेकिन ये टीनिया है बेटा, टीनिया की बॉडी सेगमेंटेड है, तो मतलब सेगमेंटेशन है भी कुछ के अंदर और कुछ के अंदर नहीं भी है। अब एग्जामिनर कैसे क्वेश्चन पूछेगा, वो आपको कभी ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा बेटा कि सेगमेंटेड है कि अनसेगमेंटेड है, तो आपको एग्जाम्पल का क्वेश्चन पूछेगा कि किसका एग्जाम्पल सेगमेंटेड है और किसका एग्जाम्पल अनसेगमेंटेड है। समझ आई बात कि नहीं समझ आई? यस सर। अब दूसरी चीज यहाँ पे मैं जो क्लियर करना चाहता हूँ, दैट इज कि यहाँ पे जो टीनिया आप देख रहे हैं ना, टीनिया में आपको बेटा क्लियरली सेगमेंट्स दिखाई दे रहे हैं, जो आप खुद भी बता चुके हैं सर, हाँ सेगमेंट्स दिखाई दे रहे हैं, बट दीज सेगमेंट्स आर नॉट ट्रू सेगमेंट्स बेटा, ये ट्रू सेगमेंट्स नहीं होते हैं। अब आप में से कोई फटाफट मेरे को बताएगा ट्रू सेगमेंट किसे बोलते हैं, जल्दी जल्दी। सर इंटरनली और एक्सटर्नली सर समान होता है सर, ऑर्गन रिपीटेड होता है। वेरी गुड बच्चा, वेरी गुड बच्चा। ट्रू सेगमेंटेशन के दो कैरेक्टर होते हैं। पहला कैरेक्टर, बॉडी बाहर से भी कटेगी और अंदर से भी कटेगी, है ना, ये पहला कैरेक्टर हो गया। एंड दूसरा, हर सेगमेंट के अंदर बॉडी के ऑर्गन्स क्या होते हैं बेटा, रिपीट होते हैं, जिस रेपिटेशन को हम क्या बोलते हैं, जिसको हम सीरियल होमोलॉजी बोलते हैं बेटा। आप समझ रहे हैं ना बच्चा? तो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ आपको, बॉडी ट्रू सेगमेंटेड नहीं है, तो मतलब सेगमेंटेशन खाली बाहर से दिखाई दे रहा है, अंदर से कोई सेगमेंटेशन नहीं होगा, अंदर से कोई सीरियल रेपिटेशन नहीं होगा। तो बताओ बेटा ऐसे सेगमेंटेशन को हम क्या बोलते हैं? टैगमेटाइजेशन। नहीं, कल कर दी ना गलती यहाँ पे बेटा। टैगमेटाइजेशन मैंने आपको बोला था, अगर बॉडी सेगमेंटेड है, अंदर से ऑर्गन्स रिपीट नहीं होते हैं बेटा, वो हमको आली एनालिडा के अंदर देखने को मिलता है एंड कॉर्डिएट्स के अंदर देखने को मिलता है। अभी हम प्लेट हेलमेट पढ़ रहे हैं, इसको हम सूडो मेटामेरिज्म बोलते हैं सर। इसे हम सूडो मेटामेरिज्म बोलते हैं। मेटामेरिज्म मतलब होता है ट्रू सेगमेंटेशन, सूडो का मतलब हो गया फॉल्स बेटा, फॉल्स सेगमेंटेशन, गलत सेगमेंटेशन, झूठी सेगमेंटेशन, एंड झूठी सेगमेंटेशन को हम क्या बोलते हैं, सूडो मेटामेरिज्म बोलते हैं। तो मतलब सेगमेंटेशन जो प्लेट हेलमेट के अंदर है, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ एग्जाम बेटा, और वो कौन सा होता है, वो सूडो मेटामेरिज्म होता है बेटा। बच्चा मेरा समझ आया कि नहीं समझ आया? यस सर। ठीक है ना। और इसी सूडो मेटामेरिज्म को एनसीईआरटी ने क्या लिखा, स्टोबाइलेटेड लिखा बेटा, स्टोबाइलेटेड लिखा। स्टोबाइलेटेड क्यों लिखा बेटा? बिकॉज जैसे हम ट्रू सेगमेंटेशन के अंदर हर एक सेगमेंट को क्या बोलते थे, जल्दी बताइए। सेप्टा सर, मेटामेर। स्टोबाइलेटेड बेटा। ट्रू सेगमेंटेशन के अंदर मान लीजिए ये एक सेगमेंट है ना, ये फॉर एग्जांपल दूसरा सेगमेंट है बेटा। अगर ये ट्रू सेगमेंटेशन होता
तो मैं एक सेगमेंट को क्या बोलता? सर मेटामेर। मेटामर बोलते। वेरी गुड बेटा। बट जब फॉल्स सेगमेंटेशन होता है ना, जब सूडो मेटामेरिज्म होता है, तो उस टाइम पे बेटा हर एक सेगमेंट को हम स्ट्रोबिलाई बोलते हैं। स्ट्रोबिलाई बोलते हैं। तो बिकॉज यहाँ पे बहुत स्ट्रोबिलाई है, इसलिए इस सेगमेंटेशन को हम क्या बोलते हैं? स्ट्रोबाइलेटेड सेगमेंटेशन भी बोलते हैं। क्लियर हुआ बच्चा? यस सर। समझ आया? चलो, तो ये भी आप अभी तक आपने क्या क्या याद रखा, एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ, सारे लोग ध्यान से सुन लेना बेटा। पहली चीज आपने याद रखी, किसने नाम दिया प्लेट हेलमेट? ठीक है ना, कौन था? गैगनबॉर एंड क्लाउस था। दूसरा आपने याद रखा बेटा, क्यों इनको प्लेट हेलमेट नाम दिया गया? तो आपने बोला सर इनके डोर्सल एंड वेंट्रल एंड जो होता है फ्लैट होते हैं, ये लीफ या रिबन के समान होते हैं, इस वजह से इनको प्लेट हेलमेट्स बोला गया बेटा। फिर आपने तीसरा याद रखा बेटा कि ये फ्री लिविंग भी हो सकते हैं, बट मोस्ट मेंबर जो होते हैं बेटा वो कैसे होते हैं? वो पैरासाइट एक्टो होते हैं कि एंडो होते हैं? जल्दी जल्दी बताइए। एंडो सर। एंडो पैरासाइट्स होते हैं, है ना? एंडो पैरासाइट्स होते हैं। आपने बोला खुद ही कि सर इनका जो बॉडी प्लान होता है वो कौन सा होता है? फटाफट, लाइन शाबाश। से। लाइन से बॉडी प्लान। बॉडी प्लान। Line से। वेरी गुड बेटा। फिर आपने खुद ही मेरे को बोला सर इन्हें, ये वो एनिमल्स है जिनके अंदर एवोल्यूशन में सबसे पहले हेड का फॉर्मेशन हुआ। तो आपने बोला इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं? सेफेलाइजेशन। सिफेलाइजेशन बोलते हैं। वेरी गुड। सिफेलाइजेशन बोलते हैं। वेरी गुड बच्चा। फिर आपने खुद बोला कि सर पोरिफेरा थे, सेलेंट्रेट थे, टीरोफोर थे, वो तो सब डिप्लोब्लास्टिक थे, बट जब हमने प्लेट हेलमेट सर। पढ़ा तो हमें पता चला दे आर फर्स्ट डिप्लोब्लास्ट। वेरी गुड बेटा। एंड साथ ही साथ आपने बोला कि सर ये फर्स्ट ट्रिप्लोप्लास्टिक भी है, एंड सिमेट्री देखा जाए तो दे आर फर्स्ट Symmetrical. एनिमल्स बेटा। समझ आया ना बच्चा? फिर इसके अलावा आपने बोला कि सर इनमें कुछ मेंबर सेगमेंटेड भी होते हैं और कुछ अनसेगमेंटेड भी होते हैं। जो अनसेगमेंटेड है उसका एग्जांपल है प्लेनेरिया एंड फैसिकुला, और जो सेगमेंटेड है उसका एग्जांपल है टीनिया। और सेगमेंटेशन यहाँ पे जो होता है वो सही वाला नहीं होता है, वो ट्रू नहीं होता है, वो फॉल्स होता है, इसलिए उसको सूडो मेटामेरिज्म बोलते हैं। एंड हर एक सेगमेंट को हम बिकॉज स्ट्रोबिलाई बोलते हैं, इसलिए उसको हम क्या बोलते हैं? स्ट्रोबाइलेटेड सेगमेंटेशन का भी नाम देते हैं। समझ आया ना यहाँ तक बच्चा? दिस मच इज क्लियर? यस सर। चलिए अब और एक चीज देख लीजिए। अब यहाँ पे ध्यान से देख लो बेटा, ये डायग्राम का फोकस कर लेते हैं, इधर फोकस कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस डायग्राम के अंदर ये जो एनिमल मैं आपको दिखा रहा हूँ, दिस इज प्लेन एरिया, ठीक है ना? तो प्लेन एरिया की बॉडी के अंदर बेटा आपको कुछ ऐसे स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं। ये देखिए, ये हो गया दूसरा। तो ये ब्लू में मैं जो हाईलाइट, मैं सबको हाईलाइट नहीं करूंगा, कुछ को हाईलाइट करूंगा, है ना? ब्लू वाले स्ट्रक्चर्स आपको दिखाई दे रहे हैं। फिर ब्लू के अलावा बेटा अगर आप ध्यान से देखेंगे, ब्लू के अंदर से और एक स्ट्रक्चर जा रहा है जिसको मैं ग्रीन में हाईलाइट करूंगा, एक लाइन के समान जा रहा है ऐसे, जो फिर नीचे तक जा रहा है ऐसे। दिखाई दे रहा है कि ये खाली मुझे ही दिखाई दे रहा है? सर दिखाई दे दिखाई दे दे रहा है सर। चले गुड गुड, फिर आंखों का टेस्ट नहीं कराना पड़ेगा। गुड। तो आपको ऐसे दो लाइंस दिखाई दे रही है बेटा, ठीक है ना? तो ये जो मैंने तीन कलर यहाँ पे शो किए ना आपको, ग्रीन में, ब्लू में एंड रेड में, ये होता है प्लैटिहेल्मिन्थ्स का नर्वस सिस्टम बेटा। दिस इज द नर्वस सिस्टम ऑफ प्लैटिहेल्मिन्थ्स बेटा। अब इस नर्वस सिस्टम के अंदर अगर मेरे को हाईलाइट करना पड़े कि कौन सी चीज नर्वस सिस्टम में क्या है, तो आप याद रखेंगे बेटा, ये जो लंबी लाइंस आपको दिखाई दे रही है, ये एक लाइन हो गया, ये दूसरा लाइन हो गया बेटा। दे आर कॉल्ड एज नर्व कॉर्ड्स, इनको हम नर्व कॉर्ड्स बोलते हैं। और बीच बाद में जो ये ब्लू में आपको दिखाई दे रहे बेटा, छोटे छोटे से ब्लू में दिखाई दे रहे, दे आर कॉल्ड एज कॉमीशोर्स बेटा। दे आर कॉल्ड एज कॉमीशोर्स। तो मतलब ये हुआ, अगर मैं इसको सिंपलीफाई कर दूं आपके लिए, तो आप इधर ध्यान से देख ले। अच्छा मेरे को पहले और एक चीज बताइए, ये जो नर्व कॉर्ड आपको दिखाई दे रहे हैं ना बेटा, ये लॉन्गिट्यूडनल दिखाई दे रहे कि ट्रांसवर्स दिखाई दे रहे? सर। इधर देख लो। अगर ये इधर, अगर ये एनिमल है ना, एनिमल की बॉडी में अगर आप ऐसे लाइन मारोगे ना, दे आर ट्रांसवर्स, इन लाइंस को हम ट्रांसवर्स बोलते हैं। लेकिन अगर किसी एनिमल के अंदर बेटा बॉडी की लेंथ के अकॉर्डिंग कोई लाइन नीचे जा रही, दिस इज कॉल्ड एज लॉन्गिट्यूडनल बेटा। तो बताइए नर्व कॉर्ड लॉन्गिट्यूडनल है कि ट्रांसवर्स है? लॉन्गिट्यूडनल सर। लॉन्गिट्यूडनल सर। कितने नर्व कॉर्ड्स है बेटा? दो सर सर। दो नर्व कॉर्ड है। दो सर। अब मेरे को बताए कॉमीश्योर जो है बेटा, कॉमीश्योर लॉन्गिट्यूडनल है कि ट्रांसवर्स है? ट्रांसफर है। ट्रांसवर्स। ट्रांसफर। कितने कॉमीश्योर्स है? बहुत शाबाश। सारे। गिनने की जरूरत नहीं है, तो आप शॉर्ट में बोलो बेटा बहुत सारे हैं।
आप समझ रहे हैं ना? तो मतलब ये है, Yes. मतलब ये है बेटा कि अगर आप प्लेटिहेलमेंट्स की नर्वस सिस्टम की बात करोगे तो ये इनका नर्वस सिस्टम वेरी डेवलप्ड है, हाईली डेवलप्ड है बेटा, किसके कंपैरिजन में? जितने भी फाइलम हमने अभी तक पढ़ लिए बेटा, ठीक है ना? और यहाँ पे नर्वस सिस्टम जो है बेटा वो 3 चीजों से बनता है। पहला लॉन्गिट्यूडनल नर्व कॉर्ड बेटा, ठीक है ना, 2 लॉन्गिट्यूडनल नर्व कॉर्ड देखने को मिलते हैं। दूसरा मेनी ट्रांसवर्स कॉम्यूशर्स बेटा, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसको, तो ये हो गया एक लॉन्गिट्यूडनल नर्व कॉर्ड, ये हो गया दूसरा लॉन्गिट्यूडनल नर्व कॉर्ड, और ये हो गए मेनी ट्रांसवर्स कम्यूशर्स, और ये होता है इसका नर्वस सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम के बनने की शुरुआत जो हुई है ना, हालांकि नर्व की बनने की शुरुआत तो सीलेंट्रेटा से ही हुई थी, टिनोफोरा से ही हुई थी, बट नर्वस सिस्टम बनने की शुरुआत जो हुई है बेटा वो कहाँ से हुई है? वो प्लेटिहेलमेंट से हुई फ्लैट है। एलिमेंट्स। समझ आया बच्चा? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? सर यस सर। हाँ सर। अब इस डायग्राम को ध्यान से देखो और मुझे बता बेटा, आपके घर में ऐसी एक चीज होती है जिसको हम यूज भी करते हैं बहुत बार बेटा, क्या है वो? हाँ सर। क्या है वो? लेडर सर। वेरी गुड बेटा, लेडर होता है ना, पर मेरे को पता नहीं एसएमएस में उसको क्या बोलते हैं, बट इंग्लिश में उसको लेडर, Okay. एसएमएस में क्या बोलते हैं उसे? सर क्या सर। बोलते हैं? शायद जोखोला। जो खोला। यस सर। ओके, शायद जो यही होगा। खोला। अच्छा हाँ, मतलब खोला, मतलब इसको हम यूज करते हैं ना ऊपर चढ़ने के लिए, खोलने चोरी वोरी करने के लिए। सही है, खोला सही है। चले, तो शॉर्ट में लेडर बोलते हैं। तो अगर मैं आपसे बोलूं बेटा लेडर लाइक नर्वस सिस्टम इज फाउंड इन, तो किन में मिलेगा? प्लेटिहेलमेंट्स। फ्लैट एलिमेंट सर। में मिलेगा बेटा। Yes. कितना इजी है, तो याद रखेंगे इनमें नर्वस सिस्टम लेडर के समान होता है, जिसमें 2 लॉन्गिट्यूडनल नर्व कॉर्ड होते हैं जो पूरी बॉडी में रन करते हैं। ध्यान से देख सकते हैं बेटा, पूरी बॉडी में 2 लॉन्गिट्यूडनल नर्व कॉर्ड देखने को मिलेंगे, ठीक है ना? और इसके अलावा क्या होते हैं? मेनी ट्रांसवर्स कॉम्यूशर्स होते हैं। तो यहाँ पे आप इसको देख सकते हैं, मैं हाईलाइट कर दूं बच्चा, ठीक है ना? तो ये हो गया बेटा एक नर्व कॉर्ड, ये हो गया दूसरा नर्व कॉर्ड, और बीच में क्या होता है? मेनी ट्रांसवर्स कॉम्यूशर्स होते हैं बेटा। तो ये इसका नर्वस सिस्टम होता है। समझ आया ना? अच्छा, और एक चीज मेरे को बताइए, मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल बच्चा कि ये जंगल है ना, ऐसे समझ लेते हैं ये जंगल है बेटा, दिस इज अ जंगल, ठीक है? फॉरेस्ट मतलब हिंदी में जंगल, जंगल बोलते हैं इसको। तो ये फॉरेस्ट है बेटा। अब इस फॉरेस्ट में 2 एनिमल्स रह रहे, ठीक है ना? ये एनिमल नंबर 1 है और ये एनिमल नंबर 2 है बेटा, ये एनिमल नंबर 2 है, ठीक है ना? एनिमल नंबर 2 का नाम है गुलजार, एनिमल नंबर 2 का नाम है गुलजार बेटा। और एनिमल नंबर 1 किसको दे देंगे? आप एक नाम सजेस्ट कर लो। शाबाश, कौन है आपकी क्लास में? शाबाश, एक नाम सजेस्ट कर लो। चलो मैं ही कर लेता हूँ। तो ये है अब्दुल कलाम, ठीक है ना? सो दिस इज कलाम बेटा, ये है कलाम। अब ध्यान से मेरी बात सुन लेना, मैं एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझाने वाला हूँ ताकि आपको ये याद रहे आगे के लिए। तो ये फॉरेस्ट एरिया है, इसमें 2 एनिमल्स रह रहे हैं बेटा, गुलजार है एंड कलाम। गुलजार एक ऐसा एनिमल है बेटा कि जिसको फॉरेस्ट में अपना खाना ढूंढने के लिए जाना पड़ता है। तो मतलब ये एक ऐसा एनिमल है बेटा विच इज गोइंग टू गो इन द सर्च ऑफ प्रे बेटा। तो ये अपने प्रे को ढूंढने के लिए जाता है, ठीक है? उसको ढूंढता है, ढूंढने के बाद बेटा उसको मारता है, और मारने के बाद उसको खा जाता है। अब कलाम जो है बेटा, कलाम के ऊपर ऊपर वाले का कलाम है, ऊपर वाले का एहसान है बेटा, कि जैसे कलाम सोचता है बेटा कि आज मेरे को चिकन खाना है, इसके सामने चिकन रेडी हो जाता है, ऐसे समझ लीजिए। जैसे कलाम के दिमाग में आ जाता है बेटा फॉर एग्जाम्पल आज एप्पल खाना है, कश्मीर का एप्पल खाना है, तो इसके सामने एप्पल तैयार हो जाता है बेटा, ठीक है ना? तो दोनों कंडीशंस आपके सामने है। अब आउट ऑफ गुलजार एंड कलाम बेटा, मेरे को बताइए इन दो में से किसकी बॉडी मोर स्ट्रांग होगी, किसकी बॉडी के सेंस ऑर्गन्स बेटा मोर एक्टिव होंगे? फटाफट बताइए। सेकंड गुलजार। सर। कौन गुलजार सा, सर। कलाम और गुलजार? गुलजार सर। गुलजार। है, आप समझ रहे हैं ना क्यों गुलजार? बिकॉज गुलजार को पहले प्रे को ढूंढना पड़ेगा, तो ढूंढने के लिए बेटा नजर तेज होनी चाहिए, ठीक है, या कान तेज होने चाहिए। तो नजर वाला सेंस ऑर्गन बहुत तेज होना चाहिए। मान लो ये बहरा है बेटा,
तो कहाँ से ढूंढ पाएगा मेरा प्रे कहाँ की तरफ भाग रहा है, या ये अंधा है बेटा तो ये तो देख ही नहीं पाएगा मेरा प्रे कहाँ, ये तो मर जाएगा भूखा। आप समझ रहे हैं ना। तो इसकी नजर तेज होनी चाहिए, इसके कान तेज होने चाहिए। मान लो बेटा अब इसकी नजर है, कान थोड़े बहुत कमजोर है, तो इसका स्मेलिंग पावर बेटा, कुछ कुछ प्रेडेटर्स के अंदर स्मेलिंग पावर बहुत खतरनाक होता है। जैसे सांप जो होता है बेटा, उनका स्मेलिंग पावर बहुत खतरनाक, दे कैन स्मेल द थिंग्स फ्रॉम ए वेरी लार्ज डिस्टेंस बेटा, उनका स्मेलिंग पावर बहुत तेज होता है। ऑल्दो वो सुन नहीं सकते, बट स्मेल वो बहुत दूर से कर सकते हैं बेटा। ऑल्दो बर्ड्स बेटा सूंघ नहीं सकते हैं, पंछी सूंघ नहीं सकते हैं, बट उनकी नजर बहुत तेज होती है। तो मतलब अगर एक एनिमल बेटा फ्री लिविंग है, मतलब उसको खाना खुद ढूंढना पड़ता है, उसको अपना खाना खुद लाना पड़ता है बेटा, तो फ्री लिविंग एनिमल्स के अंदर सेंस ऑर्गन्स बेटा बहुत तेज होते हैं, बहुत स्ट्रांग होते हैं। लेकिन फ्री लिविंग के कंपैरिजन में अगर मैं आपके सामने बेटा पैरासाइट को रख दूं, तो पैरासाइट को तो सब कुछ बना बनाया मिल रहा है ना। मम्मी आज चिकन खाने का मन कर रहा है, पापा ने पैसे निकाले, मम्मी ने पसीना बहाया और शाम को चिकन बेटा। पापा मेरे को वो वाली पैंट पहननी है, पापा बेचारा मजदूरी करके पैसा प्रोवाइड कर रहा है और आप बेटा पैंट लेके आए। पापा मेरे को अभी लैपटॉप चाहिए, मेरे को मोबाइल में क्लास लेने में मजा नहीं आ रहा है। बेचारे पापा ने बेटा पता नहीं कहाँ कहाँ से पैसे इकट्ठे करके रखे थे, निकाल के आपको दे दिए, और आपको पता भी नहीं चला वो पैसे जमा करने में कितना समय लगा होगा मेरे माँ को या बाप को, और आपके सामने प्रोवाइड कर दिया बेटा। तो मतलब आपके सामने या पैरासाइट के कंपैरिजन में अगर आप एक फ्री लिविंग एनिमल को देखोगे, फ्री लिविंग एनिमल्स में बेटा आपको मोर बेटर सेंस ऑर्गन्स देखने को मिलते हैं, बिकॉज उनको सेंस ऑर्गन्स चाहिए। उन सेंस ऑर्गन्स के बगैर तो वो मर जाएंगे बेचारे। लेकिन अगर आपके सामने एक पैरासाइट है, पैरासाइट को तो बना बनाया खाना मिल रहा है। मेरी बॉडी के अंदर मेरे पेट में कोई पैरासाइट है, हम अभी बेटा बात कर रहे थे टीनिया सोलियम एंड टीनिया सैगिनेटा की, पॉक वॉर्म एंड बीफ वॉर्म की हम बात कर रहे थे। वो तो हमारे पेट के अंदर रह रहे हैं बेटा, हमारे इंटेस्टाइन्स के अंदर रह रहे हैं। जैसे हमने कुछ खा लिया, हमने उसको डाइजेस्ट कर लिया, उसको डाइजेस्ट किया हुआ खाना मिल रहा है, बना बनाया खाना मिल रहा है। तो मेरे को बताओ बेटा एंडोपैरासाइट्स हो या एक्टोपैरासाइट्स हो, उनको सेंस ऑर्गन्स की बेटा जरूरत है कि नहीं है? फटाफट बताइए। नहीं है सर। नहीं है। अब मान लो इनके अंदर सेंस ऑर्गन्स है भी, तो बताओ बेटा उनके सेंस ऑर्गन्स मोर डेवलप्ड होंगे कि लेस डेवलप्ड होंगे? लेस लेस डेवलप्ड डेवलप्ड सर। मोर डेवलप्ड सेंस ऑर्गन किस में होगा, फ्री लिविंग फॉर्म में कि पैरासिटिक फॉर्म में? फ्री लिविंग सर। फ्री Free लिविंग सर। living. लिविंग फॉर्म में सर। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाहता हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स हैव बेटर डेवलप्ड सेंस ऑर्गन्स? ठीक है, नीचे ऑप्शन में दिया है बेटा फैसिकोला, ऑप्शन ए या 1, एंड नेक्स्ट दिया है बेटा प्लेनेरिया, ऑप्शन 2। तो बताओ इनमें से बेटर डेवलप्ड सेंस ऑर्गन किस में होगा? फर्स्ट वन सर, पेसिकोला। बेटा फैसिकोला पैरासाइट होता है, लिवर फ्लूक होता है, हमारे लिवर को डैमेज करता है, दिस इज पैरासाइट। एंड प्लेनेरिया फ्री लिविंग होता है बेटा। तो किस में होगा, फैसिकोला में कि प्लेनेरिया में? प्लेनेरियन। प्लेनेरिया सर। प्लेनेरिया में होगा। तो याद रखेंगे कि प्लेट हेलमेंट्स जो होते हैं बेटा, वो प्लेट हेलमेंट्स जो नेचर में क्या होते हैं बेटा, जो नेचर में फ्री लिविंग होते हैं, दे हैव डेवलप्ड सेंस ऑर्गन्स बेटा। बट अगर प्लेट हेलमेंट बेटा पैरासाइट है, उसके सेंस ऑर्गन्स थोड़े बहुत कम डेवलप्ड होते हैं बेटा, या लेस डेवलप्ड होते हैं। समझ आया बच्चा? तो देख लेते हैं हमने क्या क्या लिखा हुआ है, तो फिर हम आगे और कुछ चीजें देखेंगे। तो फ्लैट हेलमेंट्स, फ्लैटी का मतलब फ्लैट, हेलमेंट का मतलब वर्म, ऑलरेडी आपको पता चल गया। अराउंड 20,000 स्पीशीज होती है, हालांकि आपको गूगल के अंदर ज्यादा मिलेंगी, बट आप खाली ये वाला नंबर याद रखेंगे बेटा। लीफ लाइक होते हैं या रिबन लाइक होते हैं, तो कॉमनली इनको फ्लैट वर्म बोलते हैं। एरिस्टोटल ने पहली बार बेटा टेप वर्म के बारे में बोला था, बट एक्चुअल स्टडी जो है टेप वर्म्स की, या साइंटिफिक स्टडी जो है टेप वर्म्स की, वो कब शुरू हुई है बेटा? 18th सेंचुरी के अंदर शुरू हुई है, याद रखेंगे। टर्म फ्लैट हेलमेट किसने दिया है? गेगनबॉर एंड क्लाउज ने दिया है। एग्जाम का क्वेश्चन है, PYQ है बेटा। PYQ मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो याद रखेंगे। डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेनेड बॉडी होती है, तो इसलिए इनको फ्लैट वर्म का नाम दिया जाता है। मोस्टली एंडोपैरासाइट्स होते हैं, और ये एनिमल के अंदर मिलते हैं, इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग्स के अंदर भी देखने को मिलते हैं, और इनके अंदर ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान होता है। तो यहाँ पे आप एक फोटोग्राफ देख सकते हैं बेटा। तो ये एक पैरासाइट है जिसको हम टीनिया बोलते हैं बेटा, जिसका फोटोग्राफ कहाँ पे लिया गया है? एंडोस्कोपी के थ्रू, ठीक है ना, एंडोस्कोपी के थ्रू बेटा इसका फोटोग्राफ एक ह्यूमन बीइंग के इंटेस्टाइन के अंदर लिया गया है। तो यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं, ये दीवार जो है ह्यूमन इंटेस्टाइन की दीवार है, इधर से और इधर से। और ये पैरासाइट कहाँ पे है बेटा? इंटेस्टाइन के अंदर, दीवार के अंदर, या हमारे इंटेस्टिनल वॉल के अंदर बेटा इसने खुद को चिपका के रखा हुआ है, या मैं बोल सकता हूँ बंद करके रखा हुआ है बेटा।
ठीक है, तो आप देख सकते हैं कितनी, अगर मैं इसको जूम करूँ तो आपको डर लग जाएगा, जैसे लगेगा कोई एलियन दिखाई दे रहा है हमको। तो ये हम है और ये हमारी बॉडी है बेटा, ठीक है ना। तो ये एक डायलॉग बीच में आया था ना, ये मैं हूँ और ये मेरी कार है, तो ये हम है और ये हमारे अंदर रहने वाले लोग हैं बेटा। तो आप देख सकते हो इंसान कितना अजीब है। अगर इंसान खुद को देखेगा ना तो इंसान से ऐसा गंदा कोई भी और एनिमल नहीं है बेटा, अगर देखेगा। बट फिर भी हम खुद पे इतना प्राइड करते हैं, हम खुद पे इतना घमंड करते हैं, हम खुद के सामने दूसरे को नीचा देखते हैं। हमारा दोस्त बेटा अगर हमसे कम, थोड़ा सा कम शक्ल में है, ठीक है ना, थोड़ा सा कम अकल में है, थोड़ा सा कम हमसे देखने में बुरा है, हम उसकी खिल्ली उड़ाते हैं, हम उसको ट्रोल करते हैं, हम उसको खुद से नीचे समझते हैं। अगर हमारा फ्रेंड या हमारा रिलेटिव बेटा हमसे थोड़ा गरीब है, हम उसका मजाक उड़ाते हैं। लेकिन अगर आप रियलिटी में देखोगे ना हमारा मतलब हम क्या है, तो आपको खुद पे शर्म आएगी बेटा कि रियलिटी में इंसान बहुत गंदी चीज है। अगर मैं आपके सामने बेटा ये बोलूं आपको कि मतलब आप में से किसी को अभी बोलूं ये आपकी बॉडी के अंदर है, सब बोलेंगे सर नहीं ऐसा नहीं हो सकता, हमारी बॉडी के अंदर नहीं हो सकता, बिकॉज ये बहुत गंदा लग रहा है। बट हम सबके अंदर ऐसी हजारों चीजें हैं जिसको अल्लाह ने, भगवान ने बेटा छुपा के रखा है। अगर ये सारी चीजें सामने आएंगी ना हमारे, तो इंसान घर से भी बाहर नहीं निकलेगा और किसी से नजरें भी नहीं मिला पाएगा। तो इसलिए हमेशा याद रखना बेटा, एरोगेंस इज द मोस्ट वर्स्ट थिंग ए ह्यूमन बीइंग कैन हैव। अगर आप में सबसे बुरी चीज, सबसे गंदी चीज और सबसे बदतरीन चीज कोई हो सकती है ना, तो वो एरोगेंस हो सकती है बेटा। जो इंसान एरोगेंट होता है ना, वो भगवान को भी पसंद नहीं है, वो अल्लाह को भी पसंद नहीं है, वो किसी भी को, इंसान को पता नहीं क्या, इंसान भी उसको पसंद नहीं करेंगे जब उसको अल्लाह ही पसंद नहीं करेगा या भगवान ही पसंद नहीं करेगा। तो आप कितने भी गुनाह करो माफ हो जाएंगे, लेकिन अगर आप एज एरोगेंट मर गए ना, तो वो सबसे बुरी चीज है बेटा। तो कोशिश करो आपके सामने जितने भी लोग रहते हैं ना, तो ट्राई टू बी अ गुड ह्यूमन बीइंग बेटा, ट्राई टू बी अ गुड ह्यूमन बीइंग फर्स्ट। एंड फिर जो भी आपका नाम हो सकता है, जो भी आपका रिलीजन हो सकता है, वो तो फिर सेकेंडरी चीज है। बट पहले अपने से नीचा किसी को भी मत समझो, सबको अपने बराबर का समझो। जब आप सबको अपने बराबर का समझोगे ना, आप देख लेना आपकी लाइफ में कितने दोस्त बनेंगे, कितने मतलब चाहने वाले बनेंगे, और कितने ऐसे लोग मिलेंगे बेटा विच कैन डू एनीथिंग फॉर यू। तो वो बस इस एक ही चीज से हो सकता है कि जब आप खुद को उनसे ज्यादा नहीं समझोगे बेटा, ठीक है ना। तो यहाँ पे देख लीजिए, तो ये मैं बाद में बताऊंगा ये क्या है, अभी थोड़ी देर में बता दो व्हाट आर दीज थिंग्स। बट यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे और एक डायग्राम लिया गया है बेटा इंटेस्टाइन के अंदर। ये बहुत लंबे होते हैं बेटा, दे आर वेरी लॉन्ग इन साइज। ये कहाँ पे मिलते हैं, हमारे इंटेस्टाइन के अंदर मिलते हैं, तो इनको सेंस ऑर्गन रखने की जरूरत नहीं पड़ती। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे थोड़ा सा, मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे बेटा कुछ चीजों को हाईलाइट कर देता हूँ। तो ये देख लीजिए बेटा, यहाँ पे आपको एक गोल आकार का कुछ दिखाई दे रहा है और एक छोटा सा छेद दिखाई दे रहा है बीच में। तो यहाँ पे भी है बेटा और इधर भी है ये, और उस साइड में भी होगा जो हम अभी ड्रॉ नहीं कर सकते। तो ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं ना, दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज शक्कर बेटा, इसको हम शक्कर बोलते हैं। और इस शक्कर से क्या करता है बेटा, हमारे इंटेस्टाइनल वॉल से फूड को एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। तो जो हम फूड खाते हैं, जो फूड इधर से इंटेस्टाइनल वॉल के अंदर चला गया है बेटा एब्जॉर्प्शन के बाद, उसको ये वापस खींचेगा और अपनी बॉडी के अंदर ले जाएगा बेटा इधर से। या ये ब्लड को भी क्या कर सकता है, कभी कभी सक कर सकता है फ्रॉम द इंटेस्टाइनल वॉल। ये जो आपको दिखाई दे रहे दांत के समान स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे बेटा, दे आर कॉल्ड एज हुक्स। इसको हम हुक बोलते हैं बेटा। और हुक से क्या करता है, अपने आप को बेटा बंद कर देता है, ठीक है, अटैच कर देता है किसके साथ, इंटेस्टाइनल वॉल के साथ। बिकॉज हमारे इंटेस्टाइन में बेटा हमेशा पेरिस्टालसिस होती रहती है, हमारा इंटेस्टाइन बेटा हमेशा ऐसे कॉन्ट्रैक्ट करता रहता है, और कॉन्ट्रैक्शन की वजह से बेटा नीचे मूव कर सकता है, या इसको बॉडी से बाहर भी किया जा सकता है अपने आप को बचाने के लिए, ताकि ये बाहर ना चला जाए बेटा। या अपने आप को अटैच करता है इंटेस्टाइनल वॉल को किसके साथ, इन पॉइंटेड स्ट्रक्चर्स के साथ, जिनको हम क्या बोलते हैं, जिनको हम हुक्स बोलते हैं बेटा, ठीक है ना। ओवरऑल देख लो बेटा, ये हेड लाइक स्ट्रक्चर आपको जो दिखाई दे रहा है, दिस हेड इज ओवरऑल स्ट्रक्चर बेटा, इसको हम स्कोलेक्स बोलते हैं। इस ओवरऑल स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एज स्कोलेक्स। तो ये हम आगे दोबारा देखेंगे, अभी इसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं। अब ऊपर से आपको दिखाई दे रहा है बेटा ऐसा ही स्ट्रक्चर कुछ दिखाई, तो यहाँ पे और एक ओपनिंग होती है जहां से फूड को डाइजेस्ट करता है, जो भी हम खाते हैं बेटा उसको डाइजेस्ट करता है। दिस इज कॉल्ड एज रोस्टेलम बेटा, इसको हम रोस्टेलम बोलते हैं। तो ये हम बाद में दोबारा देखेंगे, बट यहाँ से थोड़ा आपने आइडिया लगा लिया कि ये पैरासाइट हमारी बॉडी में कैसे होते हैं और कहाँ पे क्या होते हैं बेटा, ठीक है ना। चले आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। बिगिनिंग ऑफ सेफेलाइजेशन, तो सेफेलाइजेशन की शुरुआत, हेड बनने की शुरुआत बेटा कहाँ से हुई है, वो प्लेटिहेल्मिन्थ से ही हुई है। बॉडी अनसेगमेंटेड होती है, जैसे प्लेनेरिया अनसेगमेंटेड है, फेसिकोला अनसेगमेंटेड है,
लेकिन कुछ में स्ट्रोबिलेटेड भी हो सकते हैं। स्ट्रोबिलेटेड मतलब सूडो मेटामेरिज्म हो सकता है, जैसे टीनिया के अंदर बेटा हेड एंटीरियर साइड में पाया जाता है, जो आपको ऑलरेडी पता है। नर्वस सिस्टम लेडर लाइक होता है बेटा। लेडर लाइक मतलब इसमें 2 लॉन्गिट्यूडनल नर्व कॉर्ड होंगे जो पूरी बॉडी में रन करेंगे, और इसके अलावा क्या होते हैं, मेनी ट्रांसवर्स कॉम्यूशोर्स होते हैं बेटा। ट्रांसवर्स क्यों? बिकॉज वो है ही ट्रांसवर्स। लॉन्गिट्यूडनल क्यों? बिकॉज वो है ही लॉन्गिट्यूडनल बेटा। सेंस ऑर्गन्स बेटर डेवलप्ड इन फ्री लिविंग फॉर्म, फॉर एग्जांपल प्लेनेरिया। तो फ्री लिविंग फॉर्म के सेंस ऑर्गन ज्यादा डेवलप्ड होते हैं, किसके कंपैरिजन में बेटा? पैरासाइट्स के कंपैरिजन में। अब ये लाइन इंपॉर्टेंट है। एपिडर्मिस जो होता है बेटा वो सेल्यूलर होता है, सिनफेशियल होता है एंड फ्रीक्वेंटली सीलिएटेड होता है। अब ये समझाने के लिए लास्ट क्लास में मैंने बच्चों को पढ़ाया था दूसरे सेक्शन में, तो उनके लिए मैंने डायग्राम ड्रॉ किया था, तो आप भी इसी डायग्राम को देख लीजिए। मान लीजिए फॉर एग्जांपल ये एपिडर्मिस, एपिडर्मिस मतलब बॉडी की अपर मोस्ट लेयर बेटा, तो दिस इज एपिडर्मिस, है ना। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं बहुत सारी सेल्स है बेटा। तो सबसे पहले बताइए एपिडर्मिस मल्टी सेल्यूलर है कि यूनिसेल्यूलर है? मल्टी सेलुलर। मल्टीसेलुलर सर। आप ध्यान से देख लेना बेटा। अब ये मल्टी सेल्यूलर एपिडर्मिस जो है, अगर इसकी 1 या 2 या 3 सेल्स आप देखेंगे, ये सेल नंबर 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है ना, दिखाई दे रहा है ना सबको बच्चा। आप ध्यान से देख लीजिए बेटा इन सेल्स को, इनके अंदर कुछ रेड डॉट्स आपको दिखाई दे रहे हैं। तो बता एक रेड डॉट दिखाई दे रहा है कि मल्टीपल रेड डॉट्स दिखाई दे रहे हैं? मल्टीपल। अब ये रेड डॉट जो है ना, ये न्यूक्लियस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो बताओ बेटा न्यूक्लियस यूनिसेल्यूलर है कि मल्टीसेल्यूलर है? मल्टी सेलुलर। सॉरी मल्टीसेल्यूलर नहीं सर, मैंने गलत बोला। सेल जो है बेटा, सेल यूनिन्यूक्लिएटेड है कि मल्टीन्यूक्लिएटेड है? मल्टी न्यूक्लिएटेड। मल्टीन्यूक्लिएटेड। यूनि मतलब होता है एक न्यूक्लियस, मल्टी होता है एक मेनी न्यूक्लियस बेटा। तो क्या है यूनिन्यूक्लिएटेड और मल्टीन्यूक्लिएटेड? मल्टी न्यूक्लिएट। अब मल्टीन्यूक्लिएटेड। मल्टी न्यूक्लिएट को ध्यान से सुन लेना बेटा। मल्टी न्यूक्लिएट को हम बेटा बायोलॉजी के अंदर कभी कभी सिनसाइशियल भी बोलते हैं। समझ आ रहा है ना? तो सिनसाइशियल से डरना नहीं है। सिनसाइशियल का मतलब क्या होता है? कोई सेल जो मल्टी न्यूक्लिएटेड हो। बात समझ आया? बात समझ आई कि नहीं समझ आई? तो एनसीईआरटी ने क्या लिखा, मैं एनसीईआरटी की लाइन दोबारा से पढ़ लेता हूँ। एनसीईआरटी ने लिखा था अभी बेटा दैट एपिडर्मिस इज सेल्यूलर। तो ध्यान से देख लीजिए बेटा, एपिडर्मिस सेल्स का बना हुआ है ना, बहुत सारी सेल्स का एपिडर्मिस बना हुआ है। तो सेल्यूलर तो हो ही गया, और सेल्यूलर के साथ बेटा वो कैसा है? वो सिनसाइशियल है। सिनसाइशियल का मतलब हुआ जिन सेल्स का वो बना है वो क्या होती है? वो मल्टी न्यूक्लिएटेड होती है। समझ आया कि नहीं समझ आया? ये क्लियर हुआ? और Yes, इसके sir. अलावा बेटा मेरे को बता, ये जो ब्लू लाइंस आपको दिखाई दे रहा सीलिया, ये सीलिया है बेटा। तो बताओ सीलिया हर सेल पे पाया जाता है कि किसी किसी सेल पे पाया जाता है? किसी किसी सेल। तो बताओ बेटा क्या ये कंटिन्यूअसली सीलेटेड है कि डिसकंटिन्यूअसली सीलेटेड है? तो डिसकंटिन्यूअस को बेटा हम बायोलॉजी में या नॉर्मली, नॉट बायोलॉजी, इसको हम जनरल इंग्लिश में बेटा कभी फ्रीक्वेंटली भी लिख सकते हैं। फ्रीक्वेंटली याद रखो या डिसकंटिन्यूअसली याद रखो, सेम चीज है। तो 3 चीजें एपिडर्मिस के बारे में याद रखनी है। पहला वो सेल्यूलर है, मल्टी सेल्यूलर है बेटा। दूसरा वो मल्टी न्यूक्लिएटेड है। एंड तीसरा सेल्स के ऊपर बीच बीच में आपको सीलिया भी देखने को मिलता है बेटा। समझ आया बच्चा? Yes, sir. क्लियर हुआ? चले अब थोड़ा इसके नीचे आ जाते हैं। अब आपको सेल्यूलर लेयर के नीचे या एपिडर्मिस के नीचे अगर मैं ऐसे भी बना दूं ना, चलो आपके लिए मैं थोड़ा इसको मॉडिफाई कर देता हूँ आज, इसको ध्यान से देख लेना बच्चा। तो ये हमारी एपिडर्मिस है, तो ये हमारी एपिडर्मिस हो गई। ये एपिडर्मिस होगी। तो बता एपिडर्मिस है यूनिसेल्युलर और मल्टीसेल्युलर? मल्टी सेलुलर। मल्टीसेलुलर सर। यूनिन्यूक्लिएटेड और मल्टीन्यूक्लिएटेड? मल्टीन्यूक्लिएटेड। फ्रीक्वेंटली सीलिएटेड और कंटिन्यूअसली सीलिएटेड? फ्रीक्वेंटली। से। तो ये हो गया हमारा एपिडर्मिस, है ना। अब ध्यान से देख लीजिए बेटा, अब एपिडर्मिस के नीचे मैं एक कलर लाइन लेकर लगा रहा हूँ। ये लगा ली मैंने कलर लाइन इधर बेटा। ग्रीन कलर में एक लाइन लगा ली मैंने। फिर उसके नीचे और एक लाइन लगा लेते हैं, ये वाली। ये दूसरी लाइन है बेटा, ठीक है ना। अब ध्यान से देख लीजिएगा, ये जो मैंने ग्रीन लाइन यहाँ पे लगा ली ना, ये एक मसल है बेटा, ठीक है ना। ये मस्कुलर लेयर है। एंड दिस मसल जो ग्रीन कलर में मैंने बनाई हुई है, दिस इज कॉल्ड एज सर्कुलर मसल बेटा, सर्कुलर मसल।
फिर इसके नीचे जो और एक लेयर मैंने बनाई, दिस इज अगेन अ मसल बेटा, एंड दिस इज कॉल्ड एज लॉन्जिट्यूडिनल मसल। इससे पहले हमने मसल का नाम कभी नहीं सुना था। दिस इज कॉल्ड एज लॉन्जिट्यूडिनल मसल। तो मेरे को बताइए, इन केस ऑफ प्लैट हेलमेंट्स बेटा, एपिडर्मिस के नीचे क्या होता है? जल्दी जल्दी। सर्कुलर एंड मस्कुलर सर। हम बोल सकते हैं मसल लेयर होता है बेटा। कौन कौन सा मसल लेयर? अगर आपसे कोई डिटेल में पूछे, आप बोलेंगे सर एपिडर्मिस के जस्ट नीचे सेल्युलर मसल होता है, और उसके नीचे फिर क्या होता है बेटा? लॉन्जिट्यूडिनल मसल होता है। यहाँ तक तो क्लियर हो गया ना बच्चा सभी को? यहाँ तक तो कोई कंफ्यूजन नहीं है? चले, अब और एक चीज याद रख लीजिए। अब लॉन्जिट्यूडिनल मसल के बाद न्यू में बना देता हूं मैं। यहाँ पे आपको क्या मिलेगा? यहाँ पे आपको बेटा एलिमेंट्री कैनल मिलेगा या गट मिलेगा बेटा, जिसको हम एलिमेंट्री कैनल बोलते हैं या गट बोलते हैं बेटा। अगर ये एलिमेंट्री कैनल है तो ऑफकोर्स ये भी सेल्स का बना होगा। एक मिनट रुक जाना बच्चा की। अस्सलाम दीदी। वो एडमिशन क्लास चलना करिस है। वो ओके चले। सो दिस इज गट वॉल बेटा, तो ये भी सेल्स का बना होगा। तो यहाँ पे मैं इसकी सेल्स भी ऐड कर देता हूँ ऐसे। तो ये गट है बेटा। तो बाहर क्या हो गया? अगर ये गट है तो ये अंदर गट हो गया। गट मतलब एलिमेंट्री कैनल हो गया, डाइजेस्टिव सिस्टम का ट्रैक्ट हो गया। और बाहर क्या होगा बेटा? बाहर गट वॉल होगा। तो बताइए जल्दी जल्दी मेरे को कि हमारी मसल लेयर कहाँ पे पाई जाती है? हम शॉर्ट में बोल सकते हैं बेटा, मसल लेयर पाई जाती है एपिडर्मिस के बीच में एंड गट वॉल के बीच में। बता सकते कि नहीं बता सकते? द मसल लेयर इज प्रेजेंट बिटवीन द बॉडी वॉल एंड द गट वॉल। ये मसल लेयर हो गया जो बॉडी वॉल मतलब एपिडर्मिस एंड गट वॉल मतलब डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की वॉल के बीच में पाया जाता है। समझ आया? यस सर। क्लियर हुआ? चले, अब इधर देख लीजिए। अब और एक चीज याद रखना है। अब जो ये डायग्राम आपको दिखाई दे, तो ये एपिडर्मिस हो गया, ये सर्कुलर मसल हो गया, ये लॉन्जिट्यूडिनल मसल हो गया, और ये गट हो गया मतलब एलिमेंट्री कैनल हो गया। अब बीच में बेटा आपको ये मसल दिखाई दे रही है जो ऐसे नीचे की तरफ आ रही है, दे आर कॉल्ड एज पैरेन्काइमल मसल्स बेटा। इसको हम पैरेन्काइमल मसल्स बोलते हैं। तो ओवरऑल 3 प्रकार की मसल्स प्लैट हेलमेट्स में पाई जाती है, सर्कुलर, लॉन्जिट्यूडिनल एंड पैरेन्काइमल। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे बेटा, पैरेन्काइमल मसल के बीच में अगर आप देखेंगे ना, तो यहाँ पे बॉडी में बेटा ऐसे छोटे छोटे कंपार्टमेंट बन रहे हैं, दिख रहा है ना? कंपार्ट, दे आर नॉट सेगमेंट्स बेटा, ये बस कंपार्टमेंट्स बन रहे हैं। इन कंपार्टमेंट्स को हम खाली नहीं रखते हैं, इनको हम फिल करते हैं बेटा कनेक्टिव टिश्यू से। यहाँ पे मैंने जो येलो कलर में बनाया हो ना, ये एक्चुअल में एक टिश्यू है बेटा, जिसने इमेजिन कर लीजिए आपके पास डिब्बा है, ये मान लीजिए आपके पास डिब्बा है बेटा, ठीक है ना? तो इस डिब्बे को आपने क्या करता है? रेत से फिल कर दिया, तो डिब्बे में तो कोई खाली जगह बची नहीं बेटा। तो यहाँ पे रेत का काम कौन कर रहा है? यहाँ पे रेत का काम कनेक्टिव टिश्यू कर रहा है। एंड इस कनेक्टिव टिश्यू को हम क्या बोलते हैं? इसे हम पैरेन्काइमा बोलते हैं बेटा। तो मतलब बॉडी के अंदर कोई जगह खाली नहीं है, एसिलोमेट है बेटा। एसिलोमेट मतलब इसमें सीलोम है ही नहीं। क्यों सीलोम नहीं है? बिकॉज हमने उस खाली जगह को फिल कर दिया। किससे बेटा? कनेक्टिव टिश्यू से, जिस कनेक्टिव टिश्यू को हम क्या बोलते हैं? पैरेन्काइमा बोलते हैं। यहाँ पे लिखा भी है बेटा, जिसे हम पैरेन्काइमा बोलते हैं। तो मतलब बॉडी कैविटी इज फिल्ड विथ पैरेन्काइमा बच्चा। समझ आया बच्चा कि नहीं समझ आया? बच्चा क्लियर हुआ? बेटा ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यस सर। हाँ सर। चले, ये माइक किसका ऑन है? हाँ सर, एक कौन आसिफुर रहमान एंड नूर हुसैन। माइक प्लीज ऑफ करके रख दो बच्चा, बार बार क्यों बताना? सर मैं तो अभी भी कर रहा हूँ। नूर हुसैन बहुत। नूर से माइक ऑफ कर दो, ये सो रहा है शायद। हाँ ये सो रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये देख ले, ये आपको समझ आ गया तो फिर मैं भी लाइंस पढ़ लेता हूँ। लाइन में एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है। तो एपिडर्मिस सेल्यूलर और सिंसेशियल दोनों समझ आ गया। सेल्यूलर मतलब क्या है, सिंसेशियल मतलब क्या है, एंड फ्रीक्वेंटली सिलेटेड क्लियर हो गया। मसल लेयर प्रेजेंट बिटवीन बॉडी वॉल एंड गट वॉल बेटा। मसल लेयर जो होती है वो बॉडी वॉल एंड गट वॉल मतलब एपिडर्मिस एंड गट वॉल के बीच में पाई जाती है। एंड मसल लेयर कौन सी होती है? 3 होती है बेटा, सर्कुलर, लॉन्गिट्यूडनल एंड पैरेन्काइमल। लोकोमोटरी अपेंडेज नहीं होता है बेटा, मतलब चलने के लिए, लोकोमोशन के लिए बेटा इनके पास ना तो टांगे हैं ना तो बेटा कोई स्ट्रक्चर है। तो ये नॉर्मली क्या करते हैं बेटा, बॉडी की मसल्स जो होती है उनके कॉन्ट्रैक्शन से मूव करते हैं अगर फ्री लिविंग है।
अगर बेटा ये पैरासाइट है तो फिर तो मूव करने की जरूरत नहीं होती है। द ऑर्गन्स आर पैक्ड इन कैरेक्टरिस्टिक कनेक्टिव टिश्यू, इनके पास ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, और वो ऑर्गन्स कहाँ पे पाए जाते हैं बेटा, वो पैक्ड किए जाते हैं किसके अंदर, कनेक्टिव टिश्यू के अंदर, जिस कनेक्टिव टिश्यू को हम क्या बोलते हैं, पैरेन्काइमा बोलते हैं। यहाँ पे देख लीजिए इधर, तो ये तो हो गया एपिडर्मिस, फिर हो गया सर्कुलर मसल, फिर हो गया लॉन्गिट्यूडनल मसल, फिर हो गया पैरेन्काइमल मसल, और ये हो गया बेटा अंदर से गट वॉल बेटा। ठीक है, अब ये जो गैप आपको दिखाई दे रहा है ना, इसी गैप को हम बेटा फिल किससे करते हैं, पैरेन्काइमा से करते हैं। तो अगर हमने गैप को फिल पैरेन्काइमा से कर दिया, तो फिर बॉडी के जितने भी ऑर्गन होंगे ना, वो कहाँ पे मिलेंगे, वो पैरेन्काइमा के अंदर ही मिलेंगे बेटा। तो वही यहाँ पे लिखा है कि ऑर्गन जो होते हैं दे आर पैक्ड इन द पैरेन्काइमा। द कैविटी इन प्लेटहेल्मिन्थ इज फिल्ड विद मेसेनकाइमा। अब ये पैरेन्काइमा क्या है, तो ये कनेक्टिव टिश्यू है बेटा, जो किसे फिल करता है, जो बॉडी कैविटी को फिल करता है बेटा। ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक मतलब जिनमें 3 जर्म लेयर्स होंगी बेटा। कौन कौन सा, शाबाश, एक्टोडर्म, एंड एंडोडर्म बेटा, वेरी गुड। Endoderm. दे आर बायलैटरली सिमेट्रिकल, ऑलरेडी आपको पता है। द बॉडी ऑफ एनिमल कैन बी डिवाइडेड इनटू इक्वल हाफ, तो ये यहाँ पे डेफिनेशन लिखा है बायलैटरली सिमेट्रिकल का मतलब क्या होता है। तो बायलैटरली सिमेट्रिकल मींस ऐसी सिमेट्री बेटा जहाँ पे हम एक प्लेन से बॉडी को क्या कर सकते हैं, 2 इक्वल पार्ट्स में काट सकते हैं। दिस इज डेफिनेशन ऑफ बायलैटरल सिमेट्री, ये आपको ऑलरेडी पता है बेटा। Animals with this symmetry have definite polarity of anterior and posterior end, ये एग्जाम का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये बेटा एग्जाम के अंदर एम्स में एसेसरेशन एंड रीजन में पूछा गया था। ये क्वेश्चन बेटा एसेसरेशन एंड रीजन में क्वेश्चन पूछा गया था। तो याद रखेंगे बच्चा, जिन भी एनिमल्स के पास बाइलेटरल सिमेट्री होगा उनमें हमेशा हेड देखने को मिलेगा बेटा। मतलब ये है कि जो भी एनिमल बाइलेटरली सिमेट्रिकल है उसकी बॉडी में हमेशा एक एंटीरियर एंड होगा और एक पोस्टीरियर एंड होगा। एंटीरियर एंड पे बेटा हेड होगा, एंड पोस्टीरियर एंड पे क्या हो सकता है, टेल हो सकता है या नहीं भी हो सकता है। तो ये जो पोलरिटी होता है ना, पोलरिटी का मतलब है 2 अपोजिट एंड्स। तो जो भी एनिमल बेटा बायलैटरली सिमेट्रिकल होता है दैट विल ऑलवेज हैव 2 अपोजिट एंड्स, एक एंटीरियर एंड होगा और एक पोस्टीरियर एंड होगा बेटा। समझ आया ना बच्चा, दिस इज क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। द मेंबर्स है, ये तो बता ही दिया बेटा। कुछ मेंबर्स के पास सेगमेंटेड बॉडी होती है, एग्जांपल टीनिया, कौन सा सेगमेंटेशन होता है, सूडो मेटामेरिज्म होता है। तो ये याद रहे, इज स्ट्रोबलाइजेशन बोलिए या सूडो मेटामेरिज्म बोलिए, वन एंड द सेम थिंग है। तो दिस इज कॉल्ड एज सूडो मेटामेरिज्म बेटा। मेनी ऑफ द पैरेन्काइमा सेल्स गिव राइज टू मसल फाइबर, तो ये भी एग्जाम का इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मतलब पैरेन्काइमा आपने अभी भी देखा था बेटा, पैरेन्काइमा कहाँ पे था, तो पैरेन्काइमा क्या है बेटा, कनेक्टिव टिश्यू है। अब टिश्यू है तो बेटा मतलब सेल का बना होगा, तो जो पैरेन्काइमा की सेल्स होती है ना, वही बेटा प्लेटहेल्मिन्थ्स के अंदर किसको बनाती है, मसल्स को बनाती है। सो दिस इज अ इंपॉर्टेंट पॉइंट। इन अभी तक तो एग्जाम में नहीं पूछा गया कभी भी, बट पूछा जा सकता है बेटा, बिकॉज एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो याद रखेंगे प्लेटहेल्मिन्थ्स के अंदर जो मसल्स का फॉर्मेशन होता है या मसल फाइबर का फॉर्मेशन होता है बेटा, तो वो कहाँ से होता है, वो पैरेन्काइमा की कनेक्टिव टिश्यू सेल से होता है। कौन कौन सी मसल होती है, तो आपने याद रखा सर्कुलर मसल, लॉन्गिट्यूडनल मसल। अब एनसीईआरटी ने बेटा पैरेन्काइमल मसल को क्या लिखा है, वर्टिकल लेयर लिखा हुआ बेटा। आप ध्यान देख लीजिए, ये मसल मेरे को बताओ बेटा ये वर्टिकल है कि नहीं है बेटा। वर्टिकल का मतलब एकदम ऊपर साइड में, तो वर्टिकली अरेंज्ड है ना। अब इन वर्टिकली अरेंज्ड मसल्स का एक्चुअल नाम पैरेन्काइमल मसल है, बट एनसीईआरटी ने बेटा इसको पैरेन्काइमल मसल नहीं लिखा है, बट वर्टिकल लेयर लिखा है। तो आप याद रखना वर्टिकल लेयर मींस पैरेन्काइमल मसल बेटा। समझ आया बच्चा, यस सर। क्लियर दिस। चले, हाँ सर। स्केलेटल इज एब्सेंट बेटा, मतलब इनमें कोई स्केलेटल सिस्टम नहीं होता है बेटा। ना तो इनके अंदर कोरल्स की तरह कैल्शियम कार्बोनेट है, ना तो इनके अंदर पोरिफेरा की तरह स्पाइक्यूल्स है बेटा। तो मतलब यहाँ पे किसके जैसे हैं, टीनोफोर्स के जैसे हैं। टीनोफोर्स में भी स्केलेटन नहीं था, प्लेटहेल्मिन्थ्स में भी कोई स्केलेटन नहीं होता है, मतलब स्केलेटल स्ट्रक्चर नहीं होता। बट इनकी बॉडी का जो शेप होता है बेटा, उस शेप को मेंटेन कैसे किया जाए, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपको बेटा इसकी बॉडी का एक पैटर्न दिखाई दे रहा है, एक शेप दिखाई दे रहा है। यहाँ पे भी बेटा बॉडी का एक शेप दिखाई दे रहा है। तो अगर इसमें कोई स्केलेटन है ही नहीं, तो फिर बॉडी अपनी शेप को मेंटेन कैसे करती है बेटा, तो शेप को मेंटेन किया जाता है बाय द फ्लूइड इन पैरेन्काइमा। मतलब पैरेन्काइमा जो मैंने आपको अभी दिखाया था, उस पैरेन्काइमा के अंदर फ्लूइड पाया जाता है बेटा। That fluid is called as parenchymal fluid बेटा। पैरेन्काइमा, इमेजिन ऐसे कर लीजिए, आपके पास बैलून है बेटा, तो बैलून का कोई शेप ही नहीं है। अब आपने क्या किया, बैलून के अंदर पानी भरना शुरू कर दिया,
तो जैसे जैसे आप बैलून में पानी भरते जाएंगे ना, बैलून अपनी शेप में आता जाएगा। तो इस बैलून का शेप बेटा यहाँ पे कौन मेंटेन कर रहा है? इसके अंदर रहने वाला पानी मेंटेन कर रहा है बेटा। पानी पानी। को हम हाइड्रो वर्ड भी यूज करते हैं। तो मतलब प्लेट हेलमेंट्स के अंदर कोई स्पाइक्यूल नहीं है, कोई कार्टिलेज नहीं है, कोई बोन नहीं है, बट फिर भी उसकी बॉडी का एक पर्टिकुलर शेप है बेटा। तो उस शेप को मेंटेन करने के पीछे किसका हाथ है? पैरेन्काइमल फ्लूइड का हाथ है बेटा। पैरेन्काइमल फ्लूइड का हाथ है। और बिकॉज पैरेन्काइमल फ्लूइड एक फ्लूइड है, ये पानी के समान पदार्थ है बेटा, इसीलिए इस स्केलेटन को हम क्या बोलते हैं? इसको हम हाइड्रोस्केलेटन बोलते हैं बेटा। समझ आया बच्चा कि नहीं समझ आया? क्लियर हुआ? Yes, sir. हाँ Yes, सर। तो क्या लिखा था यहाँ पे? तो ये एग्जाम का इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो हाईलाइट कर देते हैं। तो हाइड्रोस्केलेटन मैकेनिज्म पर, बिकॉज स्केलेटन सिस्टम तो है नहीं, तो फिर शेप कैसे मेंटेन किया जाता है? हाइड्रोस्केलेटन मैकेनिज्म से किया जाता है, जिसके अंदर बेटा बॉडी के अंदर जो प्रेशर बना के रखेगा वो कौन होगा बेटा? वो पैरेन्काइमल फ्लूइड होगा। ठीक है ना? फ्लूइड इन पैरेन्काइमा मींस पैरेन्काइमल फ्लूइड बेटा, जो बॉडी की शेप को, बॉडी की फॉर्म को क्या करता है? मेंटेन करके रखता है बच्चा। चलिए नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है? द डाइजेस्टिव सिस्टम इज कंप्लीटली एब्सेंट इन सिस्टोडा बेटा। तो हम आगे पढ़ेंगे इसका क्लासिफिकेशन, हम इंशाल्लाह थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे। तो हम प्लेट हेलमेंट्स को जब क्लासिफाई करते हैं तो 3 क्लासेस में क्लासिफाई करते हैं, टर्बुलेरिया, ट्रेमेटोडा एंड सिस्टोडा बेटा। तो सिस्टोडा जो होता है दैट मींस बेटा टर्बुलेरिया के पास डाइजेस्टिव सिस्टम है, ट्रेमेटोडा के पास डाइजेस्टिव सिस्टम है, लेकिन सिस्टोडा जो होता है बेटा इनके पास डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीटली एब्सेंट होता है। और ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है बेटा, तो याद रखेंगे कि प्लेट एलिमेंट्स के अंदर वो कौन सा क्लास है विच डू नॉट हैव डाइजेस्टिव सिस्टम बेटा, जहां पे डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीटली एब्सेंट होता है तो वो सिस्टोडा होता है बेटा। तो ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अब बचा कौन हमारे पास? बचा हमारे पास टर्बुलेरिया एंड ट्रेमेटोडा बेटा। तो टर्बुलेरिया जो होते हैं बेटा उनका एलिमेंट्री कैनाल ब्रांचेड होता है। आगे मैं दिखाऊंगा भी डायग्राम में बेटा ब्रांचेड का मतलब क्या है। तो याद रखेंगे टर्बुलेरियंस के पास एलिमेंट्री कैनाल ब्रांचेड है, सिस्टोडा के पास एलिमेंट्री कैनाल एब्सेंट है। तो बचे बीच में बेटा ट्रेमेटोडा, ट्रेमेटोडा के पास नॉर्मल एलिमेंट्री कैनाल होता है या सिंपल एलिमेंट्री कैनाल होता है बेटा। तो याद रखेंगे इसको भी, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है ना? ये तो आपको ऑलरेडी पता है, मेरे को बताने की जरूरत नहीं बेटा, बिकॉज कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट नहीं है, इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है। तो इनकम्प्लीट में अगर माउथ ऑलरेडी प्रेजेंट है तो ऑटोमेटिकली बेटा एनएस क्या होगा? एब्सेंट होगा बच्चा। ये तो बताने वाली बात ही नहीं। समझ आ गया? Yes, sir. यहाँ तक कोई कंफ्यूजन वनफ्यूजन तो नहीं हो रहा किसी को? नहीं सर। चले नेक्स्ट लिखा है बेटा रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स आर एब्सेंट। तो मतलब लंग नहीं है, गिल्स नहीं है, ट्राइकियल सिस्टम नहीं है, या कोई रेस्पिरेटरी ऑर्गन अलग से नहीं है बेटा। तो फिर रेस्पिरेशन करते कैसे हैं? जनरल बॉडी सरफेस से करते हैं बेटा। इनकी बॉडी मॉइस्ट होती है, तो ऑक्सीजन बेटा बॉडी के थ्रू अंदर डिफ्यूज करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी के बाहर डिफ्यूज करेगा, तो जनरल बॉडी रेस्पिरेशन होता है बेटा। ठीक है ना? पैरासाइट्स के अंदर रेस्पिरेशन कैसा है ना? ये तो सिंपल सी बात है, अगर पैरासाइट बॉडी के अंदर रह रहा है तो ऑटोमेटिकली बेटा उसको वहां पे तो ऑक्सीजन मिलेगा नहीं, तो फिर कौन सी रेस्पिरेशन करेगा? एनारोबिक रेस्पिरेशन करेगा। तो ये भी याद रख लेना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। सर्कुलेटरी सिस्टम इनमें नहीं होता बेटा, देयर इज नो सर्कुलेटरी सिस्टम, इनमें सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट नहीं होता है बेटा। ठीक है ना? ये भी याद रखेंगे, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है। द एक्सक्रीटरी सिस्टम इज फॉर्मड। अच्छा अब आप बोलेंगे सर अगर सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं है तो फिर इनके अंदर बॉडी के अंदर जो मटेरियल्स होंगे उनको कौन सर्कुलेट करेगा, उनको कौन एक जगह से दूसरी जगह मूव करेगा? तो वो पैरेन्काइमल फ्लूइड ही होता है बेटा। आप समझ रहे हैं ना? सर्कुलेटरी सिस्टम एब्सेंट है तो फिर सर्कुलेशन का काम कौन करता है? पैरेन्काइमल फ्लूइड ही करता है। तो जो भी मटेरियल होगा वो पैरेन्काइमल फ्लूइड के अंदर डाला जाता है। पैरेन्काइमल फ्लूइड बेटा उसको फिर एक जगह से दूसरी जगह मूव करने में मदद करता है बेटा। चलिए अब ये क्वेश्चन लास्ट क्लास में किसी ने आप में से पूछा था, तो इसका आंसर आज आपको मिल जाएगा। एक्सक्रीशन के लिए बेटा इनके पास स्पेशल सेल्स होती है, जिन सेल्स को हम क्या बोलते हैं? जिनको हम प्रोटोनेफ्रिडिया बोलते हैं, जिनको हम सोलिनोसाइट बोलते हैं, या पुराने जमाने में कॉमन लैंग्वेज के अंदर बेटा हम उनको क्या बोलते थे? फ्लैम सेल्स बोलते थे बेटा। तो याद रखेंगे प्लेट हेलमेंट्स का एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर जो होता है वो प्रोटोनेफ्रिडिया है। प्रोटोनेफ्रिडिया इज आल्सो कॉल्ड एज फ्लैम सेल, इट इज आल्सो कॉल्ड एज सोलिनोसाइट बेटा। तो ये प्रोटोनेफ्रिडिया यहाँ पे देख सकते हैं। तो इनकी बॉडी में बेटा यहाँ पे आप देख रहे हैं
ब्रांचेड स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, दे आर ऑल प्रोटोनेफ्रिडियाज बेटा, ये सब के सब प्रोटोनेफ्रिडियाज है। एक को बाहर निकालेंगे तो प्रोटोनेफ्रिडिया आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा बेटा। अब इनको फ्लैम सेल क्यों बोला जाता है? बिकॉज इनके सेल्स के अंदर बेटा सीलिया मिलता है, तो वो फ्लैम के समान बेटा दिखता है, जैसे अब यहाँ पे देख सकते हैं फ्लैम के समान दिखाई दे रहा है ऐसे, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज फ्लैम। ये हाईलाइट कर देता हूँ मैं, तो देख लीजिए बेटा, जब हम शम्मा कैंडल घर पे जलाते हैं ना, तो फ्लैम कुछ ऐसे ही दिखता है बेटा, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज फ्लैम सेल्स बेटा। तो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत बार पूछा गया, याद रखेंगे। अब एक्सक्रीटे क्या करते हैं बेटा? तो एक्सक्रीटे करते हैं अमोनिया। तो फटाफट बताओ बेटा, अमोनोटेलिक, यूरियोटेलिक और यूरिकोटेलिक बेटा। अमोनोटेलिक। वेरी गुड बेटा, सो दे आर अमोनोटेलिक एनिमल्स बेटा, ठीक है ना। चले, एनएस इज एब्सेंट लाइक सिलेंट्रेट्स विद ब्लाइंड, ये तो ऑलरेडी आपको पता ही है बेटा। सेंस ऑर्गन सिंपल होते हैं, जैसे आई स्पॉट होता है, लेकिन आई स्पॉट के अलावा और एक चीज होती है बेटा, वो ऑलरेडी भूल गए यहाँ पे लिखना, वो है क्या है बेटा? वो ऑरिकल्स है। तो याद रखेंगे सेंस ऑर्गन्स दो होते हैं, एक आई स्पॉट होता है एंड दूसरा ऑरिकल होता है बेटा। हर्माफ्रोडाइट होते हैं, हर्माफ्रोडाइट का मतलब हुआ, फटाफट जल्दी जल्दी, हर्माफ्रोडाइट का मतलब मेल एंड फीमेल प्रेजेंट ऑन सेम ऑर्गेनिज्म सर, बोथ मेल एंड फीमेल वेरी गुड सेक्सुअल बेटा, ऑर्गन। मेल गिमिट बनाने का स्ट्रक्चर एंड फीमेल गिमिट बनाने का स्ट्रक्चर एक ही एनिमल के अंदर प्रेजेंट होगा बेटा, ठीक है ना, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। वेल डेवलप्ड गोनेड्स, गोनेड्स हैव डक्ट्स बेटा, मतलब इनका जो सेक्स ऑर्गन होगा, जो गेमीट बनाएगा, जैसे हमारी बॉडी के अंदर गेमीट बनाता है टेस्टिस, फीमेल के अंदर गेमीट बनाता है ओवरीज बेटा। तो टेस्टिस एंड ओवरीज आर कॉल्ड एज गोनेड्स, इनको हम कॉमनली क्या बोलते हैं? गोनेड्स बोलते हैं बेटा। तो गोनेड का फॉर्मेशन कहाँ पे हुआ है? प्लेटिहेल्मेंट्स के अंदर हुआ है, और इनके गोनेड्स में क्या पाए जाते हैं? छोटे छोटे पाइप्स भी पाई जाती है, जिन पाइप्स को हम बेटा डक्ट्स बोलते हैं, जिनके थ्रू ये क्या रिलीज करेंगे? गेमीट्स को रिलीज करेंगे बेटा। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी हाईलाइट कर देना। तो गोनेड्स वेल डेवलप्ड होते हैं एंड डक्टेड गोनेड्स होते हैं बेटा, मतलब मटेरियल को बाहर निकालने के लिए, मटेरियल को बॉडी से बाहर रिमूव करने के लिए इनके पास क्या पाए जाते हैं? स्पेसिफाइड डक्ट्स पाए जाते हैं। समझ आया बच्चा? क्लियर हुआ? यस सर। चलो अब मेरे को एक क्वेश्चन का आंसर बताओ। अगर ये एनिमल्स बेटा हर्मोफ्रोडाइट है, ठीक है ना, और हर्मोफ्रोडाइट के अंदर अगर ये सेल्फ फर्टिलाइजेशन कर रहे हैं, तो बताओ फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होगा कि इंटरनल होगा? इंटरनल। इंटरनल अगर ये क्रॉस फर्टिलाइजेशन कर रहे हैं, तो एक्सटर्नल होगा कि इंटरनल होगा? External. एक्सटर्नल सर। एनसीईआरटी ने क्या लिखा बेटा? हम आगे पढ़ेंगे। एनसीईआरटी ने लिखा है फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल इन देम, ठीक है ना। एनसीईआरटी ने लिखा फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल इन देम, फिर नीचे लिखा बेटा सेल्फ और क्रॉस फर्टिलाइजेशन कैन टेक प्लेस इन देम। अब यहाँ पे एनसीईआरटी की गलती है बेटा, एनसीईआरटी को लिखना चाहिए था फर्टिलाइजेशन कैन बी इंटरनल और एक्सटर्नल बेस्ड ऑन वेदर द फर्टिलाइजेशन इज सेल्फ फर्टिलाइजेशन और क्रॉस फर्टिलाइजेशन। अब शायद एनसीईआरटी को ये दिखा नहीं, या कोई और रीजन हो सकता है बेटा, शायद उन्होंने ज्यादा उसको फोकस नहीं किया है, बट आप एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही चलेंगे जो एनसीईआरटी में लिखा है, बट अपनी थिंकिंग के लिए बेटा अलग से याद रखेंगे, जो ऑलरेडी मैं आपको लास्ट क्लास में कॉन्सेप्ट बता चुका हूँ, बट एनसीईआरटी के बेसिस चलेंगे तो आप याद रखेंगे प्लेटिहेल्मेंट्स के अंदर फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है, ये सेल्फ फर्टिलाइजेशन भी कर सकते हैं और क्रॉस फर्टिलाइजेशन भी कर सकते हैं, बट प्रेफरेंस अगर दिया जाए, अगर मैं पूछूं बेटा प्लेटिहेल्मेंट, क्योंकि आप क्या चाहते हो, सेल्फ फर्टिलाइजेशन करना चाहते हो कि क्रॉस फर्टिलाइजेशन करना चाहते हो, तो प्रेफरेबली ये बेटा क्रॉस फर्टिलाइजेशन ही करते हैं, ठीक है ना। देख लीजिए क्या लिखा है यहाँ पे, fertilization is internal in them, self और क्रॉस फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस, बट प्रेफरेबली क्या करते हैं बेटा? क्रॉस फर्टिलाइजेशन करते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखेंगे। डेवलपमेंट बेटा डायरेक्ट भी हो सकती है, इनडायरेक्ट भी हो सकती है, मतलब इनके अंदर कुछ में लार्वा मिलेगा तो इनडायरेक्ट होगा और कुछ में नहीं मिलेगा बेटा। तो लार्वल स्टेज प्रेजेंट भी हो सकती है कुछ मेंबर्स के अंदर और कुछ में एब्सेंट। तो हम आगे देखेंगे बेटा किस में लार्वा प्रेजेंट होता है और किस में एब्सेंट होता है। अच्छा, यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ बेटा एंडोपैरासाइट्स यूजुअली शो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, और उनके अंदर क्या मिलेंगे? बहुत सारे लार्वल स्टेज मिलेंगे। दैट मींस फ्री लिविंग फॉर्म क्या होगा? डायरेक्ट वाला होगा, एंड पैरासाइट क्या होगा बेटा? वो इनडायरेक्ट वाला होगा। तो एग्जाम में इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनके जो एग्स होते हैं बेटा उनमें यॉक नहीं पाया जाता। अगर आपने अंडा खाया होगा तो अंडे के अंदर बेटा वो येलो येलो कलर का बीच में दिखाई देता है, उसको हम यॉक बोलते हैं बेटा, दैट इज कॉल्ड एज यॉक। तो नॉर्मली इनके अंदर ये एग्स जो होते हैं दे हैव नो यॉक बेटा, उनमें यॉक एब्सेंट होती है। यॉक प्रोड्यूसर सेपरेटली इन वाइटलाइन ग्लैंड्स बेटा, ठीक है ना।
तो यॉक को अलग से बनाया जाता है, उसको एग के अंदर नहीं रखा जाता, एग के बगैर बेटा अलग एक ग्लैंड रखा जाता है जो यॉक प्रोडक्शन करता है। एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिस ग्लैंड को हम क्या बोलते हैं, व्हाइट लाइन ग्लैंड बोलते हैं। तो ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी गया था कि व्हाइट लाइन ग्लैंड का फंक्शन क्या होता है, तो ये यॉक प्रोडक्शन करता है। किन में देखने को मिलता है बेटा, प्लेटीहेल्मिन्थ्स के अंदर देखने को मिलता है। तो ये तो होगी पूरी कहानी बेटा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की यहाँ तक। तो ये पूरा पैराग्राफ बेटा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए दिया गया है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी ये कर सकते हैं, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है, ट्रांसवर्स फिशन से होता है बेटा। तो मतलब ये हुआ कि अगर मान लीजिए प्लेन एरिया है, प्लेन एरिया बीच में दो में कटेगा, ये बन गया एक प्लेन एरिया, ये बन गया दूसरा प्लेन एरिया। दिस ब्रेक डाउन ऑफ ए सिंगल प्लेन एरिया इनटू टू प्लेन एरियाज बेटा, दिस इज कॉल्ड एज ट्रांसवर्स फिशन बेटा। तो मतलब ट्रांसवर्सली कट रहा है, इसलिए ट्रांसवर्स फिशन बोलते हैं। लाइफ साइकिल इज कंप्लीटेड इन 1 or 2 होस्ट, बिकॉज ये पैरासाइट से बेटा, तो पैरासाइट को तो होस्ट के अंदर ही रहना पड़ेगा। अब ये अपनी लाइफ साइकिल को मतलब मरते समय, जन्म से लेकर मरते समय तक बेटा, ठीक है, फ्रॉम बर्थ टू डेथ बेटा, जो भी आपकी बॉडी में होता है, जो भी आपकी लाइफ में होता है ना, दैट इज कॉल्ड एज लाइफ साइकिल बेटा। तो ये अपना लाइफ साइकिल बेटा एक ही एनिमल के अंदर गुजार सकते हैं, पूरी जिंदगी बेटा एक ही एनिमल में रहेंगे या एक से ज्यादा एनिमल्स में रहेंगे। तो मतलब इनका एक होस्ट हो सकता है या 2 होस्ट हो सकते हैं बेटा। दे आर फ्री लिविंग और पैरासाइट, ये फ्री लिविंग हो सकते हैं या पैरासाइट्स हो सकते हैं। तो ये तो हो गया हमारी पूरी कहानी बेटा, जो हमने प्लेटीहेल्मिन्थ्स में पढ़ी। एनसीईआरटी भी देखा एंड आउट ऑफ एनसीईआरटी भी देखा। अब अगर आपको खाली एनसीईआरटी पढ़ना है तो यहाँ पे ऑलरेडी पैराग्राफ मैंने दिया हुआ है। एग्जाम्पल्स यहाँ पे याद रहे, टीनिया एंड फेसिकोला। टीनिया को कॉमनली टैपवर्म बोलते हैं, फेसिकोला को हम लिवर फ्लूइड बोलते हैं। ये एनसीईआरटी की लाइंस है। आप पढ़ना चाहते हैं बेटा इसको पढ़ लीजिएगा, नहीं पढ़ना चाहते हैं ऑलरेडी आप पूरा कुछ पढ़ ही चुके हैं। तो ये हमारा प्लेटीहेल्मिन्थ यहाँ पे खत्म हो जाता है, ठीक है ना। अब इसका क्लासिफिकेशन रहता है। अच्छा, डायग्राम्स भी दिया बेटा एनसीईआरटी में, ये 2 डायग्राम्स प्लीज ध्यान से देख लेना, ठीक है ना। ये है टेपवर्म का डायग्राम, ये है लिवर फ्लूइड का डायग्राम। तो अगर मैं इसको बेटर तरीके से दिखा दूं तो ये हो गया टेपवर्म और ये हो गया लिवर फ्लूइड बेटा। तो मैंने इनके अलग फोटोग्राफ्स भी ऐड कर दिए, ये आप देख लीजिए। आज के लिए आई थिंक इतना काफी होगा। तो कल हम इंशाल्लाह इसका क्लासिफिकेशन करेंगे, और क्लासिफिकेशन के साथ हम नेमेटोहेल्मिन्थ्स को भी कल की क्लास में शुरू करते हैं। शायद नहीं, कल मेरा क्लास नहीं होगा बिकॉज आई एम ट्रेवलिंग टुमारो टू गुवाहाटी। कल मैं ट्रेवल करूंगा, तो हमारा क्लास इंशाल्लाह अभी परसों होगा, कल हमारा क्लास नहीं होगा बच्चा, ठीक है बेटा। तो दिस इज ऑल फॉर टुडे। आज के लिए आई थिंक इतना काफी है, तो बाकी हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है बच्चा। ओके सर। ठीक है सर। शायद नोट्स आपको अभी मिल जाएंगे, तो नोट्स आप ग्रुप से ले लेंगे थोड़ी देर बाद। तो अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। तो इंशाल्लाह मैं आपको जल्दी आई थिंक 10 तारीख को 10 को बेटा मैं आपको फिजिकली आपको वहां पे सेंटर में मिलूंगा इंशाल्लाह। अगर सब कुछ ठीक रहा, अल्लाह ने चाहा, तो 10 तारीख को हमारी मुलाकात होगी, ठीक है। थैंक यू सर। थैंक यू सर। खुदा हाफिज। बाय सर। बाय बच्चा, बाय बाय, टेक केयर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम, बाय बाय।